Okay, 9th schedule से read करना है. Question number 21. Okay, 21. Sorry. In the Parliament of India, the purpose of adjournment motion is A, to allow a discussion on a matter of urgent public importance, to let opposition members collect information from ministers, to allow a reduction of a specific amount in demand for grant, to postpone the proceedings to check the inappropriate or violent behavior on the part of some members. क्या होना चाहिए adjournment motion का आंसर इसमें? क्या होना चाहिए ना? फर्स्ट ही होगा ना? बाकियों के लिए क्या है? बी के लिए क्या होता है? मुझे लगता है उसमें तो क्वेश्चंस पूछना होता है, क्वेश्चन आवर में होता है बी वाले में वो चीज हो सकती है. ठीक है. और टू रिड्यूस रिडक्शन ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट इन डिमांड फॉर, ये तो मोशन कट होता है, मोशन कट होता है ना, कट मोशन. हाँ ठीक है. और डी वाला ये वो कौन सा था, प्रिविलेज कौन सा मोशन होता है? हाँ सही बोला, प्रिविलेज मोशन होता है. राइट. ठीक है. ऑलराइट, तो देखते हैं आंसर. नंबर किस था ना 21 का ए आंसर है. ठीक है. तो adjournment motion, this motion is introduced to draw attention of the house to a definite matter of urgent public importance. और कल हमने इसका पढ़ा था कि एटलीस्ट 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए. और इसके अंदर हमने और पढ़ा था एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइस है क्योंकि डिस्टर्ब कर देता है नॉर्मल बिजनेस ऑफ हाउस का. और सिंस इसके अंदर एक सेंसर का एलिमेंट होता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, देयरफॉर राज्यसभा कैन नॉट इंट्रोड्यूस दिस. ठीक है. तो हमने देखा था जो गवर्नमेंट जो होती है या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा. फिर इसका कुछ स्पेसिफिक वो दिए हुए प्रोविजन के, फर्स्ट इज टू रेज अ मैटर दैट इज रीसेंट, डेफिनेट, फैक्चुअल, अर्जेंट एंड ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस. सेकंड इज should not cover more than one matter. Okay. Third is should not raise a question of privilege. Fourth is should not raise a question on matter that has been already discussed in the same session. Fifth is should not deal with any matter that is under adjudication by the court. ठीक है. तो ये सारे रीजन है जिसके अंदर ही क्राइटेरिया, जिसके अंदर ही आप ये एडजॉर्नमेंट मोशन जो को यूज कर सकते हो. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन 22. Which of the following statement is not correct? In A, in Lok Sabha, a no confidence motion has to set on the grounds on which it is based. सही है क्या? Okay. गलत है. No confidence motion has to set out on the grounds on which it. कहाँ होता है कुछ? I think कोई ग्राउंड नहीं होता ना उसके ऊपर. हाँ, ग्राउंड नहीं होता कोई. हाँ ऐसे ही ला सकते हो उसको. हाँ, रीजन देने का कोई. In the case of no confidence motion in Lok Sabha, no conditions of admissibility. I guess नहीं है इसमें कोई. हाँ, no condition or admissibility है. C, a motion of no confidence once admitted has to be taken up within 10 days of the leave behind being granted. ऐसे कहाँ मोशन है? कुछ मोशन नहीं है. आई थिंक 10 days ऐसा कुछ नहीं है ना. हाँ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है. तो कुछ याद नहीं आ रहा. D, Rajya Sabha is not empowered to entertain a motion of no confidence. वो करेक्ट है. अच्छा ये बताओ 50 मेंबर का मिनिमम चाहिए होता ना, वो किसमें था? एडजर्नमेंट था ना, एडजर्नमेंट मोशन. एडजर्नमेंट में था. हाँ तो दोनों ये में तो नहीं होगा फिर. इवन नो कॉन्फिडेंस में भी 50 मेंबर्स है, एडजर्नमेंट में भी है.
उस हिसाब से बी रॉन्ग हो जाएगा ना। बी बी मतलब उसने बोला नो कंडीशन ऑफ एडमिसिबिलिटी हैव बीन लेड डाउन, तो 50 मेंबर्स की मिनिमम चाहिए, तो ये अगर रूल्स में नहीं है क्या कि ये कन्वेंशन है जबरदस्त? नहीं शायद रूल्स में है ये तो। तो ना लक्ष्मीकांत में भी ये सब क्लियरली इतना नहीं दिया डिटेल में। आई थिंक ये होगा, चलो इसको कर लेते हैं। तो मेरे को आवाज नहीं आ रही किसी की। हेलो, कोई बोल नहीं रहा है। तो बोल ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 का ये आंसर है। नॉट करेक्ट पूछ रहा था ना। मैं रीड करूं? एक सेकेंड। ठीक है। Of Constitution of India, the Council of Ministers shall Lok Sabha. This means प्रतिका आपका शायद ऑडियो कट रहा है। yes, they enjoy. हाँ कट रहा है भाई। Motion is introduced to ascertain the confidence in the Council of. If it प्रतिका आपका ऑडियो कट रहा है यार, एक बार चेंज करो, कोई और कोई बोले। क्या बोल लेता हूँ। Article 75 of the Constitution of India says that Council of Ministers shall be collectively responsible to Lok Sabha. This means that the minister can stay in office as long as they enjoy majority in the Lok Sabha. Okay. Right. A no confidence motion is introduced to ascertain the confidence in the Council of Ministers. If it is passed in Lok Sabha, then Council of Ministers have to resign from the office. The motion needs 50 members to be admitted, and it can only be introduced in Lok Sabha. It is not necessary to state reason for its adoption. There is no mention of this motion in the Constitution. It is a parliamentary convention and is mentioned in the Rule 198 of the Lok Sabha. Okay. Constitution में mention नहीं है, यहाँ पे इसका mention है. Procedure क्या है? Once a notice is given for a no confidence motion, the speaker reads it out in the House and asks for those who are in favor of it. In case there are 50 MPs in favor, a date for discussion of the motion is assigned, and this date should be within 10 days from the admission of the motion. Okay? ये 10 days वाली बात की गई है उसके अंदर। ये जब 50 लोग उसको दे देंगे तो वो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और वो एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके बाद 10 डेज के अंदर वो मोशन के लिए एक डेट फिक्स हो जाती है कि इसमें नो कॉन्फिडेंस का जो वोट है ये करेंगे हम लोग। ठीक है, हाँ राइट। क्या हुआ है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। कोई रीड करेगा इसे? हेलो हेलो, पढ़ो। हाँ पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 23 ना। 23। In what way does the Indian Parliament exercise control over the administration? A. Through parliamentary committees. B. Through consultative committees in various ministries. C. By making the administrators send periodic reports. D. By compelling the executive to issue rates. ये होना चाहिए ना इसमें तो। हाँ करेक्ट, ए है। सी क्यों नहीं होना चाहिए? By making administrators, तो administrators तो एडमिनिस्ट्रेशन से ही तो पूछा। पार्लियामेंट एक्सरसाइज करता है। हाँ, सेक्रेटरी से थोड़ी हम रिपोर्ट मांगते हैं, हम जो रिपोर्ट मांगते हैं वो गवर्नमेंट से मांगते हैं। अच्छा, एग्जीक्यूटिव से। एग्जीक्यूटिव से। और सेकंड में क्या दिक्कत है? कंसल्टेटिव कमिटीज इन वेरियस मिनिस्ट्रीज, तो वो तो आई थिंक एक्स्ट्रा वो होती है ना, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होती है। नहीं, आई थिंक ये पार्लियामेंट्री होती ही नहीं शायद। ये हाँ क्या है, नहीं, किसी का आधार है क्या? हाँ सही कह रहे हैं सर। मतलब वही होती है, हाँ हेल्प करने के लिए रहते हैं। मतलब एक तरह से एडवाइजरी।
होती है। नहीं वो ठीक है, मेंबर्स कौन होते हैं उसमें? इतना वो कोई उसमें वो नहीं है, कभी कभी बनाते हैं ये लोग, बाकी कायदे से देखा जाए तो कोई यूज है नहीं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो होते हैं, इसमें मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं। करेक्ट, हाँ हो सकता है। यार अगर ऐसा है तो फिर तो हो गया ना, तो मतलब कर ही रहा है क्या? फिर। कौन एक्सरसाइज? अरे कंट्रोल। कंसल्टेटिव मतलब वो सिर्फ उसको हेल्प करने के लिए एडवाइस देते हैं, वो कोई कंट्रोल नहीं करते। पार्लियामेंट्री कमेटी क्या करती है? पार्लियामेंट्री कमेटी जैसे हमने देखा था, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, एस्टिमेट कमेटी है, या फिर एक और कौन सी कमेटी थी? तीन कमेटी। अंडरटेकिंग। एस्टिमेट पार्लियामेंट। अच्छा सुनो, कंसल्टेटिव कमेटी का, तो ये these committees are constituted by Ministry of Parliamentary Affairs. These are normally constituted after the new Lok Sabha is constituted. तो नई लोकसभा बैठती है तब बनती है। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, ये सिर्फ उनको बिजनेस को हेल्प करने के लिए है। तो इनका कोई इतना वो लीगल या कोई एग्जीक्यूटिव रोल नहीं है, ये सिर्फ कंसल्टिव है। मतलब वो बस चाय नाश्ते पे मिलते हैं, थोड़ी बहुत बकवास कर लेते हैं, बाकी ऐसा कोई इनका इम्पोर्टेंट रोल नहीं है अगर हमारे पार्लियामेंट में देखा जाए। सपोर्टिव टाइप, मतलब कोई भी अपना हाँ। फीडबैक देना या कोई भी डिस्कशन करना हो तो उसके लिए होती हैं। हाँ, उसके लिए हो सकता यार तो कंट्रोल इनके नहीं है रिपोर्ट भी तो तो पार्लियामेंट में आती ही होंगे। These are not parliamentary इनके- committees. पार्लियामेंट्री कमिटीज तो अलग होती है ना, जैसा अपने फाइनेंशियल कमिटीज पड़ी थी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। नहीं वो तो ठीक ये है, सब मैं जो ये होती कह है रहा ये हूँ तो इवन कंसल्टेटिव कमेटी जो रिपोर्ट होते हैं वो पार्लियामेंट में लेट डाउन नहीं करते क्या, डिस्कशन वगैरह के नहीं, लिए? वो केवल मिनिस्ट्रीज को हेल्प करने के लिए होती हैं। सपोज मिनिस्ट्री कोई स्कीम ओके। वगैरह ला रही है तो उसमें हेल्प कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत आप भी देख लो उस चीज को, बाकी इतना कोई ठीक है। मतलब एडवाइजरी रोल है बेसिकली। एडवाइजरी है, और इनको बनाना भी कोई मैंडेटरी नहीं है, तो ठीक बात आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 था ना? यार इसके पहले वाले का आंसर दिया था, मेरा कनेक्शन टूट गया था। क्वेश्चन का तो यार जो ये आंसर। अच्छा ये आंसर था। हाँ, उसमें 10 डेज का टाइम लिमिट दिया हुआ है। अच्छा, और वो रूल्स एडमिसिबिलिटी के भी नहीं मेंशन है मतलब लोकसभा में। हाँ। ओके ओके। The Constitution of India establishes a parliamentary form of government in which executive is responsible to the parliament for its policies and act. The parliament exercises its control over executive through question hour, zero hour, calling attention motion, etc. It supervises the work of the executive with the help of committees. या तो पब्लिक, उसमें वही पब्लिक अकाउंट कमेटी देखी थी हमने, एस्टिमेट कमेटी देखी थी, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन एक्सेट्रा। इसके अलावा जैसा हम वो देखते हैं ना, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, वो भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करती हैं, क्योंकि जब भी बजट पेश होता है तो उसके बाद जो बीच में वो लोग रेस्ट करते हैं, तो उसके अंदर डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज ही होती हैं। वो सारी जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, अपनी अपनी रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज के ऊपर वो जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी रहती है, वो स्क्रूटिनाइज करती है कि उन्होंने क्या डिमांड रखी है, ठीक है, और फिर वो उसको आगे पार्लियामेंट के ऊपर ले डाउन करती है। ठीक है? तो ये चीज है। इसमें से फाइनेंशियल कमेटी कौन सी होती है? 3 होती है ना, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ओके, एंड उसका कंपोजिशन? 21-10 एक एस्टिमेट में वाले के साथ 30 रहता है और पब्लिक का साथ 22 रहता है ना। हाँ। 15-7। नहीं ऑफ लोकसभा। कितना रहता है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट आई थिंक लोकसभा का है, राज्यसभा का है, दोनों का है। हाँ। joint हाँ वही मैं कह रहा, एस्टिमेट कमेटी के साथ लार्जेस्ट होती है, इसमें सर एक भी मेंबर नहीं होता ना। देखो एस्टिमेट का क्या होता है कि एस्टिमेट क्या करती है कि इसका फंक्शन है एग्जामिन करना बजट को, ठीक है। तो बजट ऐसे सोचो कि बजट मनी बिल हो गया, मनी बिल पे पूरा एक्सक्लूसिव पावर किसका होता है? लोकसभा का होता है, ठीक है। Correct. इसलिए एस्टिमेट कमेटी जो है उसमें सारे के सारे मेंबर लोकसभा से होते हैं, तो 30 मेंबर्स होते हैं इसके अंदर, और कोई राज्यसभा से नहीं होता, ठीक है। और इनका टर्म जो होता है वो 1 साल का होता है, ठीक है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर 22 मेंबर्स हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा, 7 फ्रॉम राज्यसभा, ठीक है। और नाम से पता लग रहा है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, तो ये पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है, उस चीज को चेक करती है। और एक सेकेंड, ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो कॉम्पोजिशन है ना 15 और 7,
ये सेम टू सेम लैंग्वेजेस वाले में भी है। 7 बाद में ऐड हुई है, 15 पहले ही थी। मतलब मतलब 15 + 7 है ना। ऑफिशियल ये लैंग्वेज करे हो क्या? हाँ, मतलब मैं न्यूमेरिकली मतलब कंपेयर कर रही हूँ बस कि 15 और 7 है ना, तो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज में भी 15 और 7 है। हाँ 7 लास्ट में ओके, ऐड हुई है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी है क्या ऑफिशियल लैंग्वेज वाली? नहीं, शेड्यूल 8, और वो सॉरी। शेड्यूल लैंग्वेज की बात कर रही है। हाँ न्यूमेरिकली लिंक करना है, और कोई तरीके से नहीं करना। हाँ हाँ, बस वही। ठीक है, हाँ, राइट। कंटिन्यू। ये आदित्य जी 24 पढ़ दो। नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, और कुछ है क्या इन तीनों कमिटीज के बारे में जो इम्पोर्टेंट है, जो पता होना चाहिए अपने को? चेयरमैन चेयरमैन बताओ। चेयरमैन देखो, सिलेक्टेड इन सभी के बाय स्पीकर करता है। ठीक है। ठीक है, इसमें और कोई कन्वेंशन हो या फिर कोई ऐसा हाँ, फिक्स्ड हो कोई? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कन्वेंशन है, ये अपोजिशन से बनेगा। ठीक है। और एस्टिमेट कमेटी है, क्योंकि वो लोकसभा से ही बनती है, तो उसमें जो चेयरमैन होता है वो स्पीकर चूज करता है, और वो रूलिंग पार्टी से ही होता है एस्टिमेट्स कमेटी में। ठीक है। और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के अंदर जो चेयरमैन होता है, इट इज अपॉइंटेड बाय स्पीकर फ्रॉम लोकसभा। तो इस पे आई थिंक कोई वो नहीं मेंशन्ड है कि कोई कन्वेंशन है ऐसा जिसको चूज करना। जब इसमें मेरे पास लिखा ओनली है फ्रॉम कि लोकसभा। इसमें ओनली मेंबर लोकसभा फ्रॉम मेंबर कैन बी। द राज्यसभा से नहीं अपॉइंट हो सकता है एज ए चेयरमैन पब्लिक कमेटी अंडरटेकिंग। ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। हाँ, अच्छा, क्या इन तीनों तीनों में कमिटीज में? तीनों में स्पीकर अपॉइंट करता है ना, तो फिर वो लोकसभा से ही होते हैं, फ्रॉम राज्यसभा। ऐसा कुछ नहीं है ना, जो फर्स्ट अकाउंट कमेटी है उसमें तो राज्यसभा से हो सकता है, बस ये कि उसमें अपोजिशन पार्टी से होना है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हाँ, हाँ मतलब उसमें ये कन्वेंशन है कि वो चेयरपर्सन होगा वो अपोजिशन का होगा। उसमें ये नहीं है कि वो मतलब वो लोकसभा से ही होगा, वो लोकसभा से होगा, राज्यसभा ऐसा का कोई भी हो लिखा सकता नहीं है। है। सही कह रहा है। अभी है ना वो अधीर रंजन वाला। और अच्छा, एक और चीज, इन तीनों भी कमिटीज के अंदर फाइनेंशियल मैटर्स है, इसलिए मिनिस्टर्स कभी भी नहीं होते इसमें। तीनों कमिटीज के अंदर मिनिस्टर्स नहीं भी हिस्सा ले सकते हैं। पब्लिक अंडरटेकिंग में भी है क्या ये चीज? हाँ हाँ, इन तीनों में ही है इनमें। तीनों नहीं में है। नहीं पब्लिक अंडरटेकिंग में शायद नहीं है। यार मेरे पास लिखा हुआ है, देख लो नहीं, आप लोग मिनिस्टर नोट्स में नहीं हो भी। सकते। नहीं, वो तो सही है, मैं उसको उसकी बात कर रहा है, लोकसभा ओनली उसमें लिखा है। अरे उसका नहीं बोल रहे ना, मिनिस्टर कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ दीज थ्री कमिटीज, ये कह रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, वो सही है। Alright. अच्छा, एक और चीज, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पहली बार कब बनी थी? इस एक्ट के अंदर बनी थी क्या? 21 में ना। 1921। 1921 और गवर्नमेंट इट ऑफ वाज फॉर्म्ड अंडर इंडिया गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 19। हाँ मोंटेगो, राइट, मोंटेगो चेम्सफोर्ड। करेक्ट। एंड उसका काम होता है टू एग्जामिन द कैग रिपोर्ट। ठीक है। अच्छा, एक और चीज संजय ने बोली थी, ये सारे के सारे कमेटी इलेक्टेड ईयरली होते हैं, राइट? मतलब कोई कमेटी ऐसा थोड़ी है कि जो 5 साल की चलती है, ऐसा कोई है क्या? ऐसा तो नहीं है। ईच आई स्टैंडिंग थिंक कमिटी। कंसल्टेटिव कमेटी बोल सकते हैं ना। हेलो, मतलब कंसल्टेटिव कमेटी अभी कंसल्टेटिव तो तो देखा जब अपन ने। कंसल्ट करना होगा तभी बनाएंगे वो, मतलब उनका भी ऐसा कुछ नहीं है कि परमानेंट हो ऐसा। नहीं नहीं, वो तो उनका ऐसा बहुत लिखा है कि इनफॉर्मल बॉडी है। इट इज नॉर्मली फॉर्म्ड इन द न्यू लोकसभा एंड इट डिसॉल्व्स विद द डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा। तो हाँ, मतलब ऐसा मतलब बोल बहुत सकते ही हैं कि मतलब यार वो बहुत ही इनफॉर्मल बॉडी है। इनफॉर्मल है। हाँ, उसको किसी क्राइटेरिया में डालना कि वो 5 साल बाद ही डिसॉल्व अच्छा, होगी। इनफॉर्मल है मतलब क्या वो रूल्स ऑफ लोकसभा में वगैरह मेंशन नहीं है क्या कहीं पे भी वो? रूल्स में तो मेंशन होगी मे बी, बट आई थिंक और किसी कन्वेंशन में नहीं है। अगर रूल्स में है तो लीगल हो गया ना फिर तो। ठीक है, मतलब लीगल तो यार अब क्योंकि देखना, डेप्यूटी स्पीकर का भी पोस्ट लीगल, लेकिन नहीं बना रखा ना। नहीं नहीं, वो बनाना या नहीं बनाना छोड़, बट मैं ये कह रहा हूँ, अगर हम कह रहे हैं ना कंसल्टेटिव कमेटी का इतना फाइनर पॉइंट दे रखे हैं कि भाई मिनिस्टर पार्लियामेंट अफेयर्स बनाएगा, वॉलंटरी है, मैक्सिमम 30 मेंबर्स हो सकते हैं, मिनिमम 10 हो सकते हैं।
तो आई थिंक दैट मीन्स कि वो लिखा ही होगा रूल्स में कहीं ना कहीं, भले ही वो इन्फीरियर होगा इस कमिटी से, स्टैंडिंग कमिटी से। ठीक है, ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग किसके रिकमेंडेशन से बनाई गई थी? जॉन मठाई। कृष्णा मेनन, कृष्णा मेनन ना? आंसर तो दे शशांक। हाँ भाई सही बोला हाँ इसने। दोनों है, दोनों है, जॉन मथाई और कृष्णा मेनन। जॉन मिठाई भी है, ये लिखा नहीं था। यार मतलब मेरे पास ऐसा लिखा है कि एस्टिमेट्स कमेटी के बारे में लिखा है, जॉन मठाई कमेटी। आई डोंट नो रिलेशन क्या है उनका। जॉन मथाई फर्स्ट वो थे ना, आई थिंक फाइनेंस फूड मिनिस्टर मिनिस्टर, थे ना। फूड थे, मिठाई। मिठाई। शायद मिठाई वाले, सॉरी यार, भाई ऐसा मत बोलो। सॉरी सॉरी। आई थिंक जैसा सर। आप कह रहे हैं कि हाँ। करेक्ट, इट इज कंसर्न ओनली विद द एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी ब्रेकडाउन, कुछ नहीं। अरे किसी ने लक्ष्मीकांत नहीं खोल रखा है क्या? अरे कमिटी ऑन पब्लिक अंडरस्टैंडिंग वो है कृष्णा मेनन कमिटी, ठीक है। और रही बात एस्टिमेट कमिटी की, ये भी वही, इसमें किसी का जिक्र नहीं है बस, ठीक है। और पब्लिक अकाउंट का तो पता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वही है बस। जॉन मथाई कहाँ से आ गया मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, कोई डाल दो तो ग्रुप में, नहीं तो मेरे ये नोट्स में जॉन लिखा हुआ मथाई, है वो। हाँ मेरे को भी याद आ रहा है कि जॉन मथाई तो था। हाँ ये लिखा हुआ था एस्टिमेट में, रिकमेंडेशन ऑफ जॉन मथाई, ये रहा ना। रिकमेंडेशन ऑफ जॉन मथाई का, फाइनेंस मिनिस्टर था ना ये। हाँ लिखा है पेज 23.4। हाँ बना रहे लिखा। मथाई वाला मिनिस्टर। अच्छा, और दूसरा वाला कृष्ण मेनन था क्या? हाँ पब्लिक अंडरस्टैंडिंग कृष्ण मेनन है। ठीक है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी आई है 1921 में, एस्टिमेट आई है जॉन मठाई से, और पब्लिक अंडरटेकिंग आई है कृष्णा मेनन से। ठीक है, कब आई है कृष्ण मेनन से, कौन सी ईयर में आई है? 64। 64। ठीक है, तो मतलब ये क्रोनोलॉजी भी इम्पोर्टेंट हो सकती है ना? हाँ तो 1921 से आई, 1950 से आई है जॉन मथाई, और जल्दी नहीं ऐसे कहो थैंक यू कहने के लिए कि नहीं है। अक्षय जी कोई नेमोनिक्स बना दीजिए ना, जल्दी से याद रह जाएंगे। वो शशांक बनाता है। अच्छा, ये एस्टिमेट कमेटी में लिखा है कि origin of this can be traced to the standing finance committee set up in 1921. The first in the post independence era was constituted in 1950. तो मतलब 1921 मानेंगे ना इसका, क्या मानेंगे इसका? 50 मानेंगे। ओके। पब्लिक अकाउंट्स का या फिर किसका पूछ रहे हो? एस्टिमेट में दो चीजें दे रखी है, 1921 स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी और 1950 जॉन मथाई। ठीक है, 21 हाँ 50 वैसे इसको मानेंगे क्योंकि एस्टिमेट कमेटी जो प्रॉपर नाम था इसके अंडर ये चीज आई थी। यार एक चीज, अभी कमिटीज कर ही रहे तो बाकी कमिटीज का भी कुछ इम्पोर्टेंट बोल दो, कुछ है तो थोड़ा मोड़ा। बाकी एक बार कर लेते हैं, शायद इसके अंदर आ जाएगी। अगर नहीं आती है तो फिर अपन डिपार्टमेंटल। अभी एक बार कर लो, फिर क्वेश्चन फटाक से निकल जाएगा ना आगे अपना। तो अगर हमने कर लिया ना तो क्वेश्चन तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर तो। अच्छा बोल एक दो और फटाफट, बात, किसी को पता हो तो। अपन ने मेंबर्स डिस्कस कर लिए क्या इन तीनों के? कर लिए हाँ तो। तीनों के कर लिए। 22 और 30। ठीक है। दो प्रकार के होते हैं कमिटी, स्टैंडिंग और एड हॉक। स्टैंडिंग में आता है फाइनेंशियल, फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्टैंडिंग कमिटी, कमिटी टू इंक्वायर और कमिटी टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल। ये अच्छा है यहाँ पे, कमिटी रिलेटिंग टू डे बिजनेस और एक हाउसकीपिंग कमिटी। तो फाइनेंशियल में आता है वो आपका 3 पब्लिक अकाउंट, एस्टिमेट अकाउंट और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरस्टैंडिंग। फिर आता है डिपार्टमेंटल ऑफ स्टैंडिंग कमेटी, जिसके अंतर्गत आपको क्या लिखा गया है, रिकमेंडेशन ऑफ रूल्स ऑफ कमिटी ऑफ लोकसभा 17 डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी 1993 में सेटअप हुआ था और अभी इसका मेंबर है 24। ठीक है,
और क्या लिखा है, ईच स्टैंडिंग कमिटी कंसिस्ट ऑफ 31 members, 21 फ्रॉम लोकसभा, 10 फ्रॉम राज्यसभा, और मिनिस्टर इज नॉट एलिजिबल टू नॉमिनेट एज अ मेंबर ऑफ एनी स्टैंडिंग कमिटी। फिर है क्या, 1 साल का है टर्म ऑफ ऑफिस, और अभी क्या है, 24 स्टैंडिंग कमिटी है, 8 आर अंडर राज्यसभा एंड 16 आर अंडर लोकसभा। ये गया आपका डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी। फिर आता है कमिटी टू इंक्वायर, क्या है, पेटिशन, प्रिविलेज और एथिक्स। एक चीज बताओ, स्पीकर किस किस चीज का चेयरमैन होता है? जनरल पर्पस कमेटी होता है, रूल्स करेक्ट। रूल्स कमेटी का होता है, हाँ, रूल्स और कमेटी भी होता है। वो एक और हाउस है। की बिजनेस अकाउंट। हाँ, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी एक है। मैं रिपीट करता हूँ, स्पीकर 3 चीज़ों का चेयरमैन होता है: बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी। कोई ट्रिक है क्या याद रखने के लिए इसको यार? तो यार वो वही सोच लो ना, स्पीकर एक तरह से पूरे हाउस को मैनेज करता है, तो वो सारे रूल्स वगैरह वही देखेगा, जनरल पर्पस वही देखेगा, रूल्स भी वही देखेगा। हाउस मैं तो का वैसे, बिजनेस भी वही देखेगा। हाँ, हाउस का बिजनेस भी वही देखेगा। बिजनेस वही दिखेगा। उसको और मतलब तीसरा क्या होता है? स्पीकर गब्बर है, ठीक है, GBR जनरल पर्पस, और अपना फाइनेंस रूल्स हो गया। रिपीट वेरी रिपीट। नाइस। गब्बर का G से जनरल पर्पस हो गया, और B से बिजनेस एडवाइजरी हो गया, और R से रूल्स हो गया। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। नाइस ब्रो। अच्छा, और कुछ कमिटीज में इंपॉर्टेंट है क्या, बता दो फटाफट। कोई पॉइंट हो तो बोल दो एक बार, पढ़ना नहीं है। अच्छा, कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल्स है, क्या ये राज्यसभा में है क्या? नहीं। इट इज ओनली इन लोकसभा। तो राज्यसभा में क्यों नहीं है, मतलब वहाँ पे क्या, मतलब कैसे होता है फिर ये काम? वहाँ पे वो जनरल पर्पस कमेटी है, शायद वही उसको देख लेती है, वहाँ पे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है। बिजनेस एडवाइजरी। हाँ, वो देखते हैं। एक और कमेटी ऐसी ही जो ओनली एब्सेंस ऑफ लोकसभा मेंबर्स, है। एब्सेंस ऑफ मेंबर्स। यस, कमेटी ऑन एब्सेंस मेंबर्स। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा और क्या था, कमेटी ऑन एक अच्छा। गवर्नमेंट एश्योरेंस भी है, मतलब जो गवर्नमेंट ने प्रोमिस किए थे, अंडरटेकिंग्स दी थी, क्या उनको उन्होंने फुलफिल किया है, तो ऐसी करके या भी नहीं? एक कमेटी। करेक्ट। तो और उसमें एक 15 जो मेंबर है लोकसभा में और 10 मेंबर है राज्यसभा में, कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1953। मतलब सुनने में मेरे को थोड़ी ये ऑड लगी थी कि ऐसी भी कोई कमेटी होती होगी कि वो ये चीज चेक करते होगी, तो थोड़ा अच्छा, सा मतलब इसको देख। कितने जुमलेबाजी कर रहे हैं देखना है ना वो। हाँ, करेक्ट। एक और है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, उसके नीचे लिखा है उसका पर्पज ये कि जो भी डेलीगेशन कर दिया है एग्जीक्यूटिव को वगैरह, उसको चेक करना है कि भाई सही से यूज तो करनी कर रहे हैं ना वो। ये क्वेश्चन आया था ना। ठीक है। फिर एक और है कमिटी ऑन पेपर्स लेड ऑन द टेबल। एक सेकेंड, मतलब ये जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है क्या, मतलब सेम ही है क्या? हाँ, करेक्ट हाँ है। हाँ, सही है, हाँ। मतलब जो डेलीगेट करते हैं, जो जहाँ लगता है वो प्रिंसिपल, तो उसी अराउंड बनती होगी फिर ये कमेटी। बेसिकली देखो क्या होता है ना, बहुत सारे एक्ट्स बनाते हैं तो उसके अंदर पावर दी जाती है एग्जीक्यूटिव को कि तुम रूल्स बना लो। तो एग्जीक्यूटिव रूल्स सही से बना रहा है कि नहीं बना रहा है, उसमें कुछ गलत तो नहीं करा है, वो एग्जामिन करने के लिए। करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट है कमिटी ऑन पेपर्स लेड ऑन द टेबल। ये क्या करता है? इट इंश्योर्स आई थिंक ना कि पेपर ले हो रहे हैं टेबल पे, और कुछ तो नहीं हो रहा। मतलब रूल्स कंप्लाई हो रहे हैं, whether they comply with provision of the constitution or not. वो होता है ना, जो भी लॉ आया है उसको पेपर मतलब सबको पहुंचाना, कौन कौन सा बिल के पेपर्स पहुंचाने, वो सबके पास। यहाँ पे मतलब हर वो हर लास्ट हर किसी के में, टेबल पे जाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक। It नेक्स्ट है doesn't examine statutory notification and orders that fall under jurisdiction of committee. बाकी तो आई थिंक कमिटी ऑन हाउस ऑफ प्रॉफिट भी है। द कमिटी एग्जामिन्स द कंपोजिशन एंड कैरेक्टर ऑफ कमिटीज एंड अदर बॉडीज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल, स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट and recommends whether person holding these offices should be disqualified from being member of parliament or not. It consists 10 members.
10 from लोकसभा एंड 5 from राज्यसभा. तो प्रॉफिट के लिए वही है. विजय ने बोला है एथिक्स कमिटी जो एनफोर्स करता है कोड ऑफ कंडक्ट एंड इट इज अ सेपरेट कमिटी इन लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ. कमिटी ऑन पिटिशन भी एक है, कमिटी ऑन प्रिविलेजेस भी एक है. तो बेसिकली 15 क्या कह रहा? मैं कह रहा हूँ ये 3 कमिटी जो है ना, कमिटी ऑन पिटिशंस, कमिटी ऑन प्रिविलेजेस एंड एथिक्स कमिटी, दीज आर कमिटीज फॉर इंक्वायरी. Right. We need to inquire. अच्छा, कंसल्टेटिव कमिटीज का चेयरमैन कौन होता है? मिनिस्टर एंड मिनिस्टर जो भी है उसका. करेक्ट, हाँ, मिनिस्टर्स होते हैं, याद रखना ये. एंड डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी मिनिस्टर कौन, चेयरमैन कौन होता है? I think वही इलेक्ट अपॉइंट होता है उसमें तो. हाँ, उसमें स्पीकर एंड चेयरमैन नॉमिनेट करते हैं एंड उसमें मिनिस्टर्स नहीं होते हैं डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज के अंदर. ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? क्यों? मतलब डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी में मिनिस्टर है ही नहीं एंड कंसल्टेटिव कमेटी में चेयरमैन है. काम तो उसको लॉजिक समझो ना. लॉजिक क्या है? डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी का लॉजिक ये है कि उन्होंने जो बजट में डिमांड रखी है उसको स्क्रूटिनाइज करना है. अगर हम मिनिस्टर को ही उसका वो चेयरमैन बना देंगे तो वो अपने आप को स्क्रूटिनाइज थोड़ी करेगा. वो तो बोलेगा हाँ मिनिस्ट्री ने सही किया है, ये इतना खर्चा किया, सही किया. वो तो सारा ही सही करके पास कर देगा उसे. तो स्क्रूटिनाइज तो वही करेगा जो अपोजिशन से होगा, या फिर मतलब कोई मिनिस्टर नहीं है तो उसको पकड़ेगा कि हाँ ये गलती कर रहे हैं तुम्हारे लोग, या तुम ये गलती कर रहे हो. ठीक है. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24. क्या पढ़ देता हूँ. Which of the following are the methods of parliamentary control over the public finance in India? ठीक है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक फाइनेंस है. तो पहला है प्लेसिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द पार्लियामेंट. ये होगा क्या? सही है, बजट होता है ना तो. करेक्ट. उसको ले डाउन आर्टिकल क्या है? 112 राइट? 112. सेकंड, विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ओनली आफ्टर पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल. ये सही है ना? सही है शायद. तो पहले मतलब पास करने से पहले भी तो दे जाते हैं कुछ पैसे अपने काम करने के लिए. वो तो अलग है ना, वोट ऑन अकाउंट बोलते हैं शायद. वो तो वोट ऑन अकाउंट या इंटरिम बजट होता है वो. हाँ, वो तो काम चलाने के लिए होता है. असल पैसा तो एप्रोप्रिएशन बिल से ही मिलता है. इंटरिम बजट अलग होता है, उसको थोड़ी इंटरिम बोलते हैं. वोट ऑन अकाउंट वोट ऑन अकाउंट एंड इंटरिम बजट दोनों सिमिलर है थोड़े से. हाँ, सिमिलर सेंस में है इसलिए बोला. थर्ड, प्रोविजन ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांट्स एंड वोट ऑन अकाउंट. ये भी है, करेक्ट है ना? ये भी पास करना पड़ता है. फोर्थ इज अ पीरियोडिक और एटलीस्ट अ मिड ईयर रिव्यू ऑफ प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट अगेंस्ट द मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट एंड एक्सपेंडिचर बाय अ पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस. गड़बड़ लग रही है ये कुछ तो. सही है क्या? ये तो कभी सुना नहीं ऐसा. इंडिया में पीबीओ नहीं है ना? हाँ, ऐसा सुना भी नहीं है. ठीक है, इसको मतलब सब लोग मना कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन 5 इज इंट्रोड्यूस फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट. हाँ, ये भी ठीक लग रहा है. पार्लियामेंट होता है कि लोकसभा होता है? इंट्रोड्यूसिंग फाइनेंस बिल 2 टाइप के होते हैं ना फाइनेंस बिल. सेकंड वाला जो वो उसमें आ सकता है राज्यसभा में. ओके, ठीक है. तो 1, 2, 3 एंड 5 होना चाहिए. पहला ही है ये. देख लेना. क्वेश्चन 24. ठीक है, ये सही है अपना. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 AFS होता है, ये हमने देख ही लिया. फिर नो डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट. पहले प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है किसी भी डिमांड फॉर ग्रांट के लिए. नो मनी शैल बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर एप्रोप्रिएशन लॉ मेड बाय पास बाय द पार्लियामेंट. ठीक है, तो बिना एप्रोप्रिएशन लॉ पास कराए कोई भी मनी विड्रॉ नहीं किया जा सकता कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से. सेकेंड, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कौन से उस आर्टिकल के अंडर आता है? 266. 267 ना?
266 266 में दो है ना? पब्लिक अकाउंट है ना? 266 में आई गेस पब्लिक अकाउंट। कंसोलिडेटेड भी उसी में, पब्लिक अकाउंट 267 में शायद, नहीं हाँ 266 पब्लिक अकाउंट और ये कंसोलिडेटेड दोनों उसी में। दोनों हाँ, है 267 में दूसरा वाला है। और देख लो पहले। हाँ, कंटिजेंसी 267 है और बाकी दोनों 266 है। Right. Next, the budget includes the following: vote on account. It is interim permission of the parliament to grant the government to spend money, usually 1/6 of the total expenditure. Previous budget used to be presented on 31st March. Since the financial year starts from 1st April, the government needs money to run the administration before the budget can be passed. Therefore, vote on account is passed, but it is not necessary now because the introduction of the budget is from 28 February. ठीक है, पहले क्या था कि काफी लेट आता था अपना एकदम मतलब मार्च एंड के आसपास प्रेजेंट होता था और 1 अप्रैल से अपना न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है। अब मोदी जी के बहुत बड़े रिफॉर्म में से कह सकते हैं कि उन्होंने इसको पहले ही शिफ्ट कर दिया, तो अलग से ये वोट ऑन अकाउंट की अब जरूरत पड़ती नहीं। हाँ, और ये किसने रेकमेंड किया था? बता दो। नहीं, मैं कंफ्यूज हूँ। कौन सी ईयर से आया है वैसे ये? हाँ ये यार वो था ना, अरुण जेटली थे तब था, आई थिंक शायद 15 से हुआ ये चीज, 15 या 16 से। हाँ हाँ, यस। बाकी आई थिंक डेट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ कंसेप्ट ये चीज है कि वो वोट ऑन अकाउंट लेना पड़ता था, तो फालतू में उसके लिए वो जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है कि पहले उसको पास कराओ, वो सब चीज अब करना नहीं पड़ता। ठीक है, कन्वेंशन ही था ये भी। कन्वेंशन, हाँ मतलब वो सेंस बनता है ना। अब आपका 1 अप्रैल से चालू हो जाएगा और आपने इंट्रोड्यूस 31 मार्च को किया है, तो हाँ नहीं मतलब वही बोल रहा हूँ कि सर कोई वैसा कोई बैकिंग नहीं था, कन्वेंशन था बस ऐसा ना। यार कन्वेंशन कैसे हो सकता है, कुछ ना कुछ तो होगा ही लीगल बैकिंग इसको। कन्वेंशन ही होगा ना ये चीज तो, कि वोट ऑन अकाउंट अगर आप इंटरिम वगैरह जो है ये सब उसी के अंडर ही आता है कि आप लॉजिकली आपके पास कोई वो नहीं है कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो उसके अंदर। लीगल बैकिंग होती तो उसको अमेंड करना पड़ता ना, फिर इन्होंने डायरेक्ट अपने मन से कर दिया। अभी भी है, वोट ऑन अकाउंट बंद नहीं करा है, वोट ऑन अकाउंट चालू है अभी भी। हाँ, ले तो कर ही सकते हैं। कन्वेंशन है, वो सही बोला ना, अगर इसको हटा देता और कॉन्स्टिट्यूशनल होता। सुन तो, वोट ऑन अकाउंट कॉन्स्टिट्यूशनल है, आर्टिकल 116 के अंदर लिखा हुआ है। लिखा है? हाँ, 116 के अंदर वोट ऑन अकाउंट है, वोट्स ऑफ क्रेडिट है एंड एक्सेप्शनल ग्रांट आता है। वोट ऑन अकाउंट होता है बाईपास बजट करता है वो, 2-3 महीने के लिए कर देता है, एंड इट इज पास बिफोर जनरल डिस्कशन फेज। वही अपन ने जो पढ़ा, एक्सपेंडिचर फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 2 महीने। 2-3 महीने लिखा नहीं है, 2 मंथ लिखा है ना शायद। यूजुअली 2 मंथ्स, मैक्सिमम 6 मंथ्स ऐसा लिखा है मेरे पास। अच्छा अच्छा, कहाँ से बनाया यार इतना खतरनाक नोट्स तूने? भाई कॉन्स्टिट्यूशन का है ये तो, दिया है क्लियरली उसने। नहीं वो तो दिया है, लेकिन यहाँ थोड़ी दिया हुआ। आई थिंक मैंने इसमें भी नहीं पढ़ा लक्ष्मीकांत में ये चीज। वही कह रहा हूँ मैं, कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया मैंने, तो सीधा कॉन्स्टिट्यूशन से। एयर एक्ट appropriation bill. This bill has to be passed by the parliament for the government to withdraw money from the consolidated fund of India. Okay, appropriation bill. और फिर फाइनेंस अप्रोप्रिएशन बिल का क्या आएगा, कोई है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल अप्रोप्रिएशन बिल से रिलेटेड? ये मनी बिल की कैटेगरी में आता है? होगा कहीं ना कहीं, याद नहीं आ रहा मेरे को भी। हाँ है, 114 लिखा है इसमें। 114? हाँ, अप्रोप्रिएशन बिल्स के बारे में क्या है आर्टिकल? देख लो, पढ़ लो। The government can withdraw money from consolidated fund only after receiving approval from parliament. ये नाम भी मेंशन है क्या अप्रोप्रिएशन बिल? लक्ष्मीकांत के पीछे 114 आर्टिकल में बस यही लिखा है, अप्रोप्रिएशन बिल्स, बस और कुछ नहीं मालूम मुझे। एक सेकंड बता रहा हूँ मैं, 114 ना। आदित्य आपने बैरक नहीं पढ़ा ना अभी? नहीं, इनसाइट्स था, अब बैरक पढ़ रही हूँ, तो अप्रोप्रिएशन बिल मेंशन्ड है।
हाँ क्लियरली दिया हुआ है यार ये तो। हाँ अच्छा, आप हेडिंग लोग मतलब बेयर एक्ट नहीं पढ़ते हो क्या सब लोग? नहीं नहीं भाई क्योंकि And वो जितना मैंने ऐप यार यूपीएससी को ऑब्जर्व करा है ना, यूपीएससी क्वेश्चन कभी भी किसी बुक से नहीं उठाता है, हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन से उठाता है डायरेक्टली। उसकी लैंग्वेज पूरी कॉन्स्टिट्यूशन वाली होती है। समझ में नहीं आती भाई उसकी लैंग्वेज। अरे यार अब हाँ, तो आएगी। तभी तो हम लॉयर्स तो का प्राइज है भाई वो। नहीं यार, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, जब लक्ष्मीकांत पढ़ लिया इसके बाद तो आ ही जाती है। हाँ, उसके बाद तो आती है। ठीक है तब हाँ तब जरूरत नहीं है अगर पढ़ ली लक्ष्मीकांत तो उसके बाद नहीं जरूरत है। हाँ, बस वो है कि लक्ष्मीकांत इतना ओवर हाइप कर दिया ना, तो वो थोड़ा सा इधर उधर जा रहा है, तो वो अरे चीज नहीं, ध्यान। होता क्या है पता है क्या, देख लक्ष्मीकांत में सब दिया हुआ है, बट जो लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन होती है ना, वो अलग होती है। लक्ष्मीकांत में किसी सिंपल लैंग्वेज में दे रखा होता है, हमें क्लिक नहीं करता है कि यार ये पढ़ा था, ये है ऐसा। इसीलिए और बेयर ऊपर पढ़ना बहुत से फायदे का रहता है। प्रॉब्लम पता है क्या हो गया कि ये ओवर हाइप हो चुका है कि भैया लक्ष्मीकांत ही पढ़ लो, तो वो भी अपना सोर्स को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करता है यूपीएससी के, भैया इतना भी प्रेडिक्टेबल हम ना हो। तो आजकल जैसे एनसीईआरटी का ट्रेंड पकड़ रखा है कि एनसीईआरटी से पूछ रखा है क्वेश्चन पॉलिटी के। यार पहले से ही ट्रेंड है ये, एनसीईआरटी का कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ते ही है, मतलब आते ही क्वेश्चन सीधा। एक बार बोल दो क्या 114 में क्या है। बोल रहे As soon as may be after the grants under Article 113 have been made by the House of People, there shall be introduced a bill to provide appropriation out of the Consolidated Fund of India of all monies required to meet. अब क्या क्या खर्चे करने के लिए हो सकता है? Grants so made by House of People, expenditure charged on Consolidated Fund of India, and but not exceeding in case amount shown in the statement previously laid before Parliament. ठीक है, तो ग्रांट्स एंड एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन जो होता है वो, फिर नो अमेंडमेंट शैल बी प्रपोज टू एनी सच बिल इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। फिर आगे लिखा है, बहुत लंबा चौड़ा है। तो बेसिकली बस बढ़ा नहीं सकते हैं, या तो सेम रख सकते हैं या फिर घटा सकते हैं एक्सपेंडिचर जो Correct. चार्ज करते हैं। अप्रोप्रिएशन बिल का मेन यही है। ठीक है चलो ओके। Next, finance bill. This bill deals with how the government plans to raise the money to meet its expenditure. This bill has to be passed by parliament for the government to raise money through taxes and other means. तो टैक्सेस वाला जो है प्रोविजन यहाँ आता है कि गवर्नमेंट जो उसको बढ़ा नहीं सकती है, कम ही कर सकती है। फिर ग्रांट्स आ जाती हैं, तो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होती हैं। इट कैन बी ग्रांटेड बाय द पार्लियामेंट when money previously authorized through appropriation act for a particular service is not sufficient. The government has no authority to utilize money appropriated for a service for another purpose without parliamentary approval. तो मतलब इसके लिए भी अप्रूवल लेना पड़ता है कि सपोज किसी एक सर्विस के लिए पैसा लिया और वो देखा गया कि उसके लिए मोर देन सफिशिएंट था, तो उस पैसे को किसी और सर्विस में देने के लिए भी अप्रूवल लेना पड़ता है। तो इसके लिए ग्रांट याद है कौन सी लेनी पड़ती है? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री तो ऊपर कर लिया, जब एडिशनल ग्रांट चाहिए तब होगा, लेकिन जब हम एक सर्विस से दूसरे पे डालें तो कौन से में आएगा ये? टोकन ग्रांट बोलते हैं शायद। अरे एक बार सही कर लेते कह ना सारे के सारे ग्रांट जो भी है। सही कह रहा है हाँ। इसमें 4-5 चीजें थी कुछ ना कुछ, तो गिलेटिन है, कट मोशन है, कर लो तो अच्छे से एक बार इसको। वो विजय ने ग्रुप में एक फोटो भेजी है ना। एक होता है एक्सेस ग्रांट, एक होता है एडिशनल ग्रांट। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी भेजा है, कमेटी भेजा है, कहाँ है? अच्छा ये वाला, ठीक है। स्पेशल मेंशन शेड्यूल इससे रिलेटेड थोड़ी है। दिखाई नहीं पड़ रहा है जूम करने पर। अरे एक सेकंड मैं बता रहा हूँ हमको ये क्या तो चाहिए वो अभी। हाँ, मैं एक सेकंड में पढ़ देता हूँ। ये कट मोशन से शुरू करते हैं अपन लोग, ठीक है? तो पॉलिसी कट मोशन represents the disapproval of the policy under the demand underlying the demand. Instead, the amount of the demand be reduced to 1 rupee. The members can also advocate an alternative policy. ठीक है, 1 रुपी टू 1 रुपी हो गया, राइट? ठीक है। फिर आता है economy cut motion. It represents the economy that can be affected in the proposed expenditure. It states that the amount of the demand to be reduced by a specific amount, which may be either lump sum reduction in the demand or omission or reduction of an item in the demand.
यानी बाय सम अमाउंट है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। Next. देन होता है टोकन कट मोशन, इट वेंट टू लेट्स अरे बस थोड़े स्पेसिफिक 100 रिवेंज। रुपये से कट करता है, हाँ वो हाँ करने की हाँ जरूरत नहीं लग ठीक रही है ना, बस 100 से कट करता है, खत्म आई थिंक। ठीक है। टोकन कट 100 और पॉलिसी कट 1 रुपीस ना। बेसिकली हाँ, पॉलिसी कट सबसे ज़्यादा मतलब सबसे खतरनाक होता है कि हम तुम्हारे पॉलिसी से एग्री नहीं करते हैं, डायरेक्टली पूरा का पूरा फंडिंग कम कर दिया, सिर्फ 1 रुपये दे देंगे आपको। ठीक है। हाँ, इकोनॉमी कट स्पेसिफाइड अमाउंट होता है, टोकन कट 100 रुपीज़ वाला कट है, वो बस कोई आपको वही है ना, छोटी सी specific कुछ है ऐसा। हाँ, right. Passing of appropriation के द्वारा नकली नोट। एक other और होता है grant. गिलोटिन, गिलोटिन होता है कीवर्ड, गिलोटिन क्या होता है? गिलोटिन मतलब एक फ्रेंच साथ ही वाला। हाँ, फ्रेंच वाला correct. क्या वाला? फ्रेंच में वो रेन ऑफ टेरर था ना, तो गिलोटिन मशीन बनाया था, तो उसमें अरे लेटाते वो थे और छोड़ो, गर्दन इंडिया में क्या काटते होता है? थे। अरे वो उसी का मतलब वहीं से आता है, गिलोटिन का मतलब एक ही बार में खत्म कर दिया काम, कि आपने डिस्कशन विस्कशन किया नहीं, सीधा उसको वोटिंग पे लगाया और वोट करा और काम खत्म, गिलोटिन। ठीक है। हाँ अभी जैसे चल रहा है। डिमांड फॉर ग्रांट के बारे में बताओ कुछ, डिमांड फॉर ग्रांट। हाँ, ये देखो, सबसे पहले सप्लीमेंट्री ग्रांट, ये अभी हमने देख ही लिया कि कोई पैसा कम पड़ जाए तो करंट फाइनेंशियल ईयर में जब पैसा कम पड़ जाए तो हम एक एक्स्ट्रा मनी मांगते पार्लियामेंट से, वो सप्लीमेंट्री ग्रांट होती है, ठीक है। ठीक है। एडिशनल ग्रांट व्हेन अ नीड हैज अराइजन ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर फॉर एडिशनल एक्सपेंडिचर अपॉन सम न्यू सर्विस नॉट कंटेम्पलेटेड, यानी ऐसी कोई नई सर्विस आ गई जिसको कंटेम्पलेट नहीं किया था, जिसके बारे में डिलिब्रेशन नहीं हुआ था, तब एडिशनल ग्रांट मांगते हैं। एक्सेस ग्रांट कब ठीक है। मांगते हैं? सर मैं बोल दूं क्या संजय? हाँ, बोले बोले। एक्सेस ग्रांट होता है कि पैसा हमने ऑलरेडी खर्चा कर दिया, एक्सेस में खर्चा हो गया है अभी, तब खर्चा करना है, एंड इसके लिए पीएससी का अप्रूवल जरूरी होता है। ठीक है, ये और देख कुछ लो, काम का है देख लो। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए होता है, और इसका जो है आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर मिलता है, मतलब इस साल खर्चा हो गया तो जब पूरा ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया तब उसके ऊपर आपको वापस डिमांड, ये मतलब ग्रांट पेश करोगे आप, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, ठीक है। वोटेड बाय लोकसभा आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इसमें इंपॉर्टेंट है एक्सेस ग्रांट के लिए। हाँ, उसका लॉजिक ये हो सकता है कि उनका नेचर ऑफ जॉब इज पोस्टमार्टम ना, तो सब होने के बाद ही एक कमेटी दे वर्क लाइक। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा, ये जो तीनों भाई पढ़े अपन ने, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है क्या इनको? इनको ये जो तीनों पढ़े अभी, हाँ। सप्लीमेंट्री ग्रांट, एक्सेस ग्रांट एंड एडिशनल ग्रांट। तूने भी कहा था ना कि ये ग्रांट में था अभी, वोट वाले में, वोट ऑन क्रेडिट वाले में ना, वोट ऑफ। नहीं, वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं, इसका पूछ रहा हूँ ना, सप्लीमेंट्री ग्रांट, एक्सेस ग्रांट एंड एडिशनल ग्रांट, क्या कॉन्स्टिट्यूशन सही का था। प्रोविजन है ये? हाँ, रुको देख रहा हूँ, रुको। होगा ऐसा। आर्टिकल 115 है। हाँ, 115। ठीक है। अच्छा, वोट ऑन अकाउंट अपन ने कर लिया, एक बार वोट ऑन क्रेडिट बता दो कोई। वोट ऑफ आर्टिकल क्रेडिट Votes of credit. लिखा होता है। ये ब्लैंक चेक होता है ये। क्या चेक ठीक फिर है, से? ब्लैंक चेक टू एग्जीक्यूटिव बाय द लोकसभा। हाँ अरे मतलब मोदी जी बोल रहे हैं कि भाई कुछ खर्चा करना है, लेकिन हम बता नहीं सकते कि हम किस लिए खर्चा करें, जैसे कोविड-19 आ गया है, अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ गई है कि भाई पैसा लगेगा बहुत सारा, कितना लगेगा मालूम नहीं है, तब उस टाइम पे वोट्स ऑफ क्रेडिट कर देंगे। ब्लैंक चेक, हाँ सही है सही है। अच्छा, एक और चीज़ है, मतलब रीजन तो exceptional पता grant। होता है क्यों करना है, लेकिन ये नहीं पता कितना करना है, तो जितना मर्जी हाँ। करना है करो, लेकिन करो ऐसा। तो ये रीजन बता के ही मिलता है क्या पैसा? ऐसा कुछ नहीं, यहाँ नहीं पे दिया लिखा हुआ हुआ है। है ना, कैन नॉट बी स्टेटेड विद डिटेल्स ऑर्डिनरली गिवन इन बजट। अच्छा, इसमें बजट एक में और चीज़ जिक्र नहीं होता है। ब्लैंक चेक का मतलब क्या हुआ, आप बता के नहीं ले रहे ना, कितना तो पैसा चाहिए और किस चीज के लिए चाहिए। एक्सेप्शनल ग्रांट पढ़ दे। हाँ, इट इज फॉर स्पेशल पर्पज एंड फॉर्म्स नो पार्ट ऑफ करंट सर्विस इन एनी ईयर। का मतलब क्या हो गया? कोई स्पेशल को किया। It's not part of the current service of any financial year. Forms not मतलब part नॉर्मल of काम the- नहीं है शायद, जो नॉर्मल सर्विस होती है ना, सैलरी देनी है, कहीं कोई स्कीम पे खर्चा करना है जो हमेशा करते हैं, हाँ, आई उसके थिंक अलावा कुछ एक्स्ट्रा है। आईबी वाईबी या रॉ वगैरह इनका कुछ करने के लिए शायद इसको रखते होंगे कि वो मतलब स्पेसिफिक। कोई भी स्पेशल पर्पज हो सकता है ना।
ठीक है। Token granted funds when funds meet the proposed expenditure on a new service can be made by reappropriation. Demand क्या है? ₹1 to be submitted to the vote of the Lok Sabha if asserted funds are made available. मतलब अगर किसी सर्विस के अंदर एक पैसा सरप्लस था, उस पैसे को आप रीअप्रोप्रिएट कर दो दूसरी सर्विस को। तो जो अभी हम कंसेप्ट पढ़ रहे थे वो टोकन ग्रांट था, वो जो उस क्वेश्चन का। ठीक है, ये चीज भी इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर क्या होता है, एक डिमांड ऑफ टोकन ऑफ ₹1 इज सबमिटेड ऑन द वोट ऑफ लोकसभा एंड इज असेंटेड। तो एक रुपए का बस सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस है और कुछ नहीं। और टोकन कट को कंफ्यूज मत होना, मतलब 100 रुपए वहां था। हाँ, कट का तो मैं, हाँ सॉरी, हाँ सही बोला, टोकन कट था। टोकन Policy कट सुनो, पॉलिसी कट 1 हाँ, और इकोनॉमी था ना तीसरा, इकोनॉमी बीच वाला था। इकोनॉमी का कुछ भी। अच्छा एक बताओ, ये बजट बजट को प्रेजेंट करते हैं ना, उसके स्टेजेस क्या होते हैं? 6 स्टेज। पहले हलवाई बनाते हैं हलवा, उसके बाद उसके बाद सब खाते होंगे, फिर जाते होंगे पार्लियामेंट। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। बाहर निकालो उसको पहले। तो पहला स्टेप है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। ठीक है, हाँ, बताओ क्या मैं हाँ बोल, वेट कर रहे हैं। पहला है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, सेकंड है जनरल डिस्कशन, थर्ड है स्क्रूटिनी बाय कमिटीज, फोर्थ ठीक है, वोटिंग फॉर डिमांड फॉर ग्रांट्स, फिफ्थ अप्रोप्रिएशन बिल एंड सिक्स्थ फाइनेंस बिल। तो मतलब याद ये रखना है कि पहले अप्रोप्रिएशन बिल आता है, फिर फाइनेंस बिल आता है, एंड उन दोनों के पहले डिमांड फॉर ग्रांट आता है। प्रेजेंटेशन, जनरल डिस्कशन, कमिटी, डिमांड फॉर ग्रांट, अप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल, ये स्टेजेस होते हैं। ठीक है। और वो एक सिंबॉलिक गेस्चर क्या था, वो जो अभी तोड़ा गया था रिसेंटली, वो अच्छा, क्या, वो वो जो बैग वाला, बैग ब्रिक, ना, बैग, हाँ बैग, उसको क्या बोलते डिजिटल हो? बजट कर दिया था। वही खाता, हाँ 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 हाँ, खाता खाता। भाई खाता, भाई खाता। वही हाँ, खाता। वो आया था आईपी के एग्जाम में एमसीक्यू। अच्छा एक बताओ कि क्या राज्यसभा डिमांड फॉर ग्रांट को डिस्कस कर सकती है क्या? तो कर ही सकते हैं ना। हाँ, दे कांट वोट। हाँ, डिस्कस कर सकते हैं बट वोट नहीं कर सकते। सिमिलर चीज है एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, राज्यसभा कैन डिस्कस बट नॉट वोट। चार्ज पे तो पार्लियामेंट पूरा ही नहीं कर सकता ना। चार्ज मतलब फिक्स्ड है, उस पर आप कुछ नहीं कर चार्ज सकते। मतलब फिक्स है कि जज की सैलरी है तो फिक्स है, उस पर आप नहीं कर सकते डिस्कस, मतलब डिस्कशन कर सकते हो, वो नहीं कर सकते वो। ठीक है, राइट। क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द यूनियन मैं पढ़ गवर्नमेंट, लेता हूँ। With reference to the union government, consider the following sentences. The Department of Revenue is responsible for preparation of union budget and that is presented to the parliament. ठीक है ना, True. No. इकोनॉमिक अफेयर्स है ये। हाँ, economic affairs है। No amount can be withdrawn from Consolidated Fund of India without the authorization from the Parliament of India. ये पढ़े थे अपन लोग, सही है। हाँ, ये करेक्ट है, सेकंड करेक्ट। All the disinvestment made from the public account also need the authorization from, भैया जी थोड़ा स्क्रॉल कीजिए। Made from public account also need the authorization from Parliament of India. Parliament of India. बताओ इसमें ना क्या ना होगा। नहीं, और पब्लिक एक अकाउंट बार में वो भी होगा आता है जो अपन पोस्ट ऑफिस में डालते हैं ना, हाँ, फिक्स डिपॉजिट एग्जीक्यूटिव वगैरह। एक्सरसाइज। हाँ, पब्लिक अकाउंट के अंदर पार्लियामेंट का कोई ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ता, वो सही है मतलब ये, इसको ऐसा याद नहीं करने के लिए राजेश, याद रखो कि एक बार चाहिए होता है, एक बार परमिशन, उसके बाद निकाल सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो ये नहीं होता। नहीं, पहले पब्लिक अकाउंट होता क्या है तो बताओ। पब्लिक अकाउंट्स नाम से पता लग रहा है पब्लिक का पैसा है, और कौन सी स्कीम्स होंगी उसके अंदर। जैसा पोस्ट ऑफिस में हमारा डिपॉजिट है, ईपीएफओ में हमारा डिपॉजिट है, तो वो सारा जो है पब्लिक अकाउंट्स में जाता है। अब पब्लिक अकाउंट्स में तुम लोग पैसा भी निकाल सकते हो जब मर्जी, तब चाहे तुम अपनी एफडी तोड़वा सकते हो पोस्ट ऑफिस से, तो पैसा तो तुम्हें मिलना चाहिए ना, इसके लिए बार बार थोड़ी वो पार्लियामेंट से अप्रूवल लेते फिरेंगे। तो ये थर्ड वाला जो है इसमें नहीं होता कि इसमें कोई ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो आंसर टू ओनली हो क्या? नहीं नहीं, सी।
अच्छा, और एक और बात कि कंटिजेंसी में भी यही होता है कि लाइक पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया इट इज आल्सो ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन। ये प्रेसिडेंट वाला है ना 500 करोड़। कंटिजेंसी वाले में कंटिजेंसी अरे ये यूज सारा एक बार रिवाइज कर लो ना, तीनों के तीनों जो फंड टाइप्स है ना, ये अकाउंट वगैरह। ये कंटिजेंसी मतलब इमरजेंसी फंड टाइप का है ना? करेक्ट। मतलब इसमें क्या होता है क्या नहीं होता, एक बार रिवाइज कर लो ना अच्छे से यार। हाँ दिया है ये। उसी में दिया होगा ना, बजट वाले में टोकन ग्रांट होगा, फंड चाहिए सब रहा, ठीक है। पार्लियामेंट में। हाँ इसमें दिया हुआ है। तो कंटिजेंसी फंड का मैं पढ़ देता हूँ पहले, या कोई और पढ़ना चाहे तो पढ़ ले प्लीज। मैं पढ़ लेता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइज द पार्लियामेंट टू एस्टैब्लिश कंटिजेंसी फंड अरे ऑफ एक इंडिया। सेकेंड, किसी के पास हाईलाइट करा हुआ नहीं है क्या अपने बुक में? उसी में से पढ़ लो ना यार, तो फिर अलग से बुक वर्बाटिम क्यों खोलना पढ़ना पड़ेगा। है? इतना ही है, 4 लाइनें ही तो हैं, पढ़ ले इसको। चलो ठीक है। पढ़ ले भाई। According to Parliament, accordingly, the Parliament enacted the Contingency Fund of India Act 1950. This fund is placed under the disposal of the President, and he can make advances out of it to meet unforeseen expenditure pending its authorization by the Parliament. The fund is held by the Finance Secretary on behalf of President, like the Public Account of India. It is operated by executive action. ये दो तीन इसमें चीजें। फाइनेंस मिनिस्टर से कंफ्यूज मत करना। कोई हाँ, समराइज कैबिनेट कर दो जो भी secretary पढ़ा होता यार ये। है। हाँ पहला ये यूज बाय द मतलब डिस्पोजल पे, प्रेसिडेंट के डिस्पोजल पे रहता है। दूसरा ये स्टैट्यूटरी है, ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है इसके लिए कि ऐसा फंड बनेगा, लेकिन ये फंड एक एक्ट से बनाया गया है जो कि 1950 में बना था, ठीक है, तो इसलिए वो है, क्या नाम बोलते हैं, स्टैट्यूटरी है। और तीसरा इसको हेड करता है फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। कोई आईएएस होता है। For a consolidated fund, it is a fund in which all receipts are credited and all payments are debited. In other words, all revenue received by Government of India, all loans raised by the government by issue of treasury bills or ways or means of advances, and all monies received by the government in repayment of loans from Consolidated Fund of India. All the legally authorized payment on behalf of the Government of India are made out of this fund. No money out of this fund can be appropriated, issued or drawn except in accordance with the parliamentary law. मेरे को जितना याद आ रहा है कॉन्टिजेंसी में शायद आप पैसे लेते हो तो तुरंत मतलब दूसरे सेशन में भर देते हो, मतलब जितना लेते हो आप। हाँ वो भी है। हाँ वो पॉइंट शायद हमने मिस कर लिया था, वो इम्पोर्टेंट है। मतलब नेक्स्ट सेशन में आप यू आर बाउंड टू मतलब क्या बोलते हो जो रीपे होता है। हाँ उसमें हमेशा मतलब? उतना रहना ही चाहिए, ऐसा फिक्स है। हाँ तो ठीक है। ये लोग ऑडिट करते तो यही बताते हैं तो हर बार। फिर है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ऊपर वाला पहले करो ना थोड़ा, ये एक सेकंड। इसको समराइज करना। समराइज कर दो, मतलब सिंपल ठीक है। भाषा में बताओ यार कुछ। हाँ, सारा रेवेन्यू जितना रिसीव होता है वो इस अकाउंट के अंदर जाता है। जितना लोन रेज करता है बाय इश्यू ऑफ ट्रेजरी बिल, लोन्स या वेज और मींस ऑफ एडवांसेस, वो भी इसके अंदर ही जाता है। और जब हम लोन और वे ये सब रेज करते हैं ना, तो हमें कोई वो बैकिंग देनी पड़ती है, जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, कोलैटरल। कोलैटरल। हाँ करेक्ट करेक्ट, क्या हम इस चीज पे इसको रेज कर रहे हैं। तो हमेशा अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ भी लोन वगैरह रेज करती है तो उसके पीछे बैकिंग ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की रहती है, ठीक है। फिर नो मनी आउट ऑफ दिस फंड कैन बी अप्रोप्रिएटेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट्री लॉ, ठीक है, क्योंकि अप्रोप्रिएशन लॉ बिना पास करे इसमें से पैसा नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है, किसी भी सिचुएशन। तो इस पे पहले वाले पे एग्जीक्यूटिव एक्शन की बैकिंग रहती थी और इस पे भी है, इस पे पार्लियामेंट की बैकिंग है। हाँ ठीक है। तो दो के अंदर एग्जीक्यूटिव बैकिंग है, पब्लिक अकाउंट्स और कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये पहले दो है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ये आते हैं 266 आर्टिकल के अंदर। और कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है वो 267 आर्टिकल।
और 267 में प्रोविजन दिया गया है, उसको बनाया एक एक्ट के थ्रू गया in 1950. ठीक है, ठीक है। राइट. अच्छा एक सेकेंड, WMA क्या होता है अभी जो कीवर्ड आया ना अभी, वेज एंड Ways मीन्स and- एडवांसेस? हाँ, कोई बता रहा है? RBI का मैकेनिज्म है। हाँ, मतलब क्या होता है कि ऐसा कम पड़ जाता है ना बजट के अंदर, हमारा बजट डेफिसिट जो है कायदे से 0 होना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा बहुत पैसे का कम रह जाता है, तो चीज को एडजस्ट करने के लिए वेज ऑफ मीन्स एडवांसेस जो है एक तरह का लोन है जो कि RBI जो है गवर्नमेंट को देती है ताकि वो बजट डेफिसिट है उसको 0 कर दे. ठीक है, अभी तो बजट डेफिसिट हुआ था ना, हर साल बजट होता है। बजट डेफिसिट उन्होंने जो है वो हमेशा 0 होता है, जितना रेवेन्यू है उतना हमारे पास वो होना चाहिए, क्या मैं बोलते हैं, एक्सपेंडिचर होना चाहिए. तो वो नेट तो दिखाएंगे ही, नेट तो होता ही ना, जैसे फिजिकल डेफिसिट होता है ना. हाँ बजट सम डेफिसिट जो है मतलब आपकी किताब में आपने जितना खर्चा किया उतना पैसा आपके पास होना चाहिए, भले ही आपने वो लोन से किया हो या कैसे भी किया हो, वो 0 होना चाहिए. तो उसको हेल्प करने के लिए ये वेज एंड मीन एडवांसेस. ठीक है, हाँ ये तो अच्छा एक समझ सेकेंड गए। एक सेकेंड, मैंने ग्रुप में कुछ डाला है, एक बार देख लेना. चलो मैं बोल देता हूँ. इसका टेन्योर यूजुअली 1 क्वार्टर का होता है, 3 मंथ्स या 90 डेज. जो इंटरेस्ट लगता है रेपो के हिसाब से होता है ये. एंड सेंटर के लिए RBI ने चालू करा था 1997 में. एंड याद ही रखना है कि स्टेट्स के लिए भी होता है, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी मिलता है. इसमें 2 टाइप होते हैं, स्पेशल WMA, नॉर्मल WMA. स्पेशल वाले में कोलेटरल लगता है GSEC, एंड नॉर्मल वाला जो होता है, जो स्पेशल वाला खत्म हो जाए उसके बाद लगता है. उल्टा है क्या, पहले स्पेशल फिर नॉन? पता नहीं यार एग्जैक्टली, मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ. बेस्ड ऑन 3-year एवरेज एक्चुअल रेवेन्यू। मतलब उसके हिसाब से चलो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस याद रखो कि स्टेट्स के लिए भी होता है. हाँ अभी न्यूज में भी था ना एंड कोविड में। हाँ न्यूज़ में था, इसीलिए मैंने नोट्स बनाए इसके. हाँ स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी है, वो रेपो रेट से 1% लेस होता है। रेपो से 1% लेस, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी। वो तो अलग है ना. मतलब स्पेशल WMA वही है, सेम ही है। SDR बोल रहे हो तो? हाँ मतलब वो दोनों, SDR नहीं, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी। अरे जो इस बार दिए यार उनको, आप एक्स्ट्रा अपना क्या बोलते हैं FRBM एक्ट में 3% पढ़ा था ना हमने, इस बार उनको 5% तक दे दिया है, क्या 5% तक उठा सकते हो उसके अंदर. इसको TLTRO और LTRO से भी कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, वो अलग है थोड़ा सा. वो अलग है. ठीक है। अच्छा कोई फाइनेंस बिल क्वेश्चन आए थे ना, तो फाइनेंस बिल सेकंड का मुझे कुछ बता दे यार कुछ. बहुत ही बेकार है यार वो, किसी को पता है क्या, चीजें पढ़ लेते, उसको रिवाइज कर ले क्या उसमें फटाफट एक उसको. पॉइंट तो मतलब कभी समझ में नहीं आया मुझे, तो वही एक बार कुछ देख ले प्लीज, मैं बोलता हूँ एक फाइनेंस सेकंड बिल रुक जा. सेकंड। सेकंड वाले को. देख मेरे पास जो है मैं बोलता हूँ लिखा हुआ, फिर अब तुम लोग बताना, ठीक है? पढ़ूँ? हाँ बराबर. ठीक है, तो मतलब मनी बिल आर्टिकल, मनी बिल बताना है क्या, छोड़ दो उसको? नहीं मनी बिल 110 मत बताओ, सीधा वो बताओ, Okay. फाइनेंस बिल बता 117. तो फाइनेंशियल बिल 1 होता है जो आर्टिकल 117 के अंदर आता है, 2 होता है 117 के अंदर आता है. 1 का डेफिनेशन होता है मनी बिल प्लस अदर लेजिस्लेटिव मैटर्स. एंड सेकंड होता है एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एंड इट शुड नॉट इंक्लूड मैटर्स ऑफ मनी बिल. ठीक है, तो 1 के अंदर मनी बिल आता है प्लस अदर लेजिस्लेटिव मैटर्स. सेकंड वाले में एक्सपेंडिचर करते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, लेकिन मनी बिल का कुछ नहीं आना चाहिए उसमें. ठीक है, मनी बिल टैक्स रिलेटेड होता है, तो मतलब 110 में जितने हैं उसको छोड़ के जो बाकी है वो फाइनेंशियल बिल 2 में आएंगे. हाँ यू कैन से सो. मतलब वही है, देखो मनी बिल में जो आता है प्लस अगर लेजिस्लेटिव मैटर कर दिया तो फाइनेंशियल बिल 1 हो गया वो. एंड 2 में एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया करते हैं, एंड स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि मनी बिल वाला मैटर नहीं आना चाहिए. ओके ठीक है, मतलब अच्छा, सेकंड यही है ना जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जा रहा है करेक्ट करेक्ट एक्सपेंडिचर, वही और है. फर्स्ट वाला है फर्स्ट वाला मनी बिल होता है प्लस अदर लेजिस्लेटिव मैटर्स. ठीक है, और 110 तो Okay. मनी बिल है ही है। ठीक है। हाँ अच्छा, अब इसको इंट्रोड्यूस करने का तरीका क्या होता है. फाइनेंशियल बिल 1 को प्रायर प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन मैंडेटरी होता है. इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा. ये 2 ही कंडीशन है पहले वाले बिल में.
सेकेंड वाला जो बिल है ना, उसमें सब कुछ सेम होता है ऑर्डिनरी बिल की तरह, बट प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए होता है पासिंग ऑफ द बिल के लिए। मतलब ये डिफरेंस समझ लो। जनरली हम पढ़ते हैं रिकमेंडेशन वो बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए होता है। फाइनेंशियल 2 बिल जो है इट इज सिमिलर टू ऑर्डिनरी बिल, जस्ट वन कंडीशन, इंट्रोड्यूस करने के बाद जब पास करते हैं तब रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट का। करेक्ट। बाकी ये सब same पास होता है। करने मतलब, पास करना मतलब इंट्रोड्यूस मतलब ना। कि नहीं, इंट्रोड्यूस नहीं कर होता लिया, डिस्कशन कर लिया, जब फाइनल वोटिंग जब करते हैं ना या पासिंग करते हैं हम्म, तब मतलब प्रेसिडेंट का असेंट ही हो गया रिकमेंडेशन लेना। बेसिकली। तो असेंट में तो हर में चाहिए होता है ना। नहीं यार, जब एसेंट बिल, नहीं है ना, वही तो कह रहा हूँ मैं, थोड़ा अलग होगा कुछ ना कुछ तो ना। जो अच्छा जो पार्लियामेंट लक्ष्मी, से पास है ना उसके लिए परमिशन चाहिए। फिर से बोल। पार्लियामेंट, वो जो पार्लियामेंट है ना, लोकसभा राज्यसभा, जब दोनों पास करेगा उससे पहले चाहिए। इंट्रोड्यूस तो कर दिया, इंट्रोड्यूस मैंने बोल दिया कि हाँ ये वाला डालना है, ठीक है, ये डल गया, लेकिन अब इसको पास करना है ना तो उसके लिए अप्रूवल चाहिए इसका। ठीक है। ठीक है। जैसे तो इंट्रोडक्शन इसका करना होता है तो आप क्या करते हो, वो उसको उसमें डलवाते हो, क्या नाम बोलते हैं, गेजेट वगैरह में डलवाते हो वहाँ पे। तो उस चीज से मतलब वहां पे गेजेट में डलवाने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है मनी बिल वगैरह के लिए। में ये है कि जब आप उसको मतलब इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद आप पास करवाने वाले हो तो उससे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये थोड़ा सा डिस्टिंक्शन अच्छा, है। इसका इम्प्लीकेशन एक ही होता है कि जो सेकंड है ना फाइनेंशियल 2, वो बिल्स दोनों लोकसभा राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। करेक्ट। ठीक है। अब लोकसभा मनी बिल को, राज्यसभा। हाँ अच्छा, अब मनी बिल को और फाइनेंशियल बिल 1 को कंपेयर करके बता दो कोई तो, क्या डिफरेंस है दोनों में। डिफरेंस ये है कि बाकी मतलब ऑर्डिनरी होता है, जैसे राज्यसभा उसको रिजेक्ट कर सकती है, ठीक है, फाइनेंस बिल को, वन वाले को। ये चीज मनी बिल में प्रेजेंट नहीं है। करेक्ट, 14 हाँ दिन का टाइम है। वो ऑर्डिनरी बिल की तरह है, फाइनेंशियल बिल के लिए, करेक्ट। मनी करेक्ट, हाँ बिल हाँ के हाँ। लिए नहीं है। तो बेसिकली फाइनेंशियल बिल के लिए दो ही कंडीशन याद रखने हैं कि प्रायर प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन एंड इंट्रोडक्शन ओनली इन लोकसभा, बाकी सब कुछ सेम होता है ऑर्डिनरी बिल की तरह। करेक्ट। जॉइंट सिटिंग हो सकती है क्या? नहीं ना। जॉइंट हाँ या सेटिंग हो ना। सकता है ना, जब बाकी सब ऑर्डिनरी बिल के जैसा है तो जॉइंट सेटिंग हो नहीं, सकती मनी करेक्ट, बिल में नहीं, तो उसमें अपोजिट है बस, और कुछ नहीं। हाँ, मनी बिल में नहीं होती है, इसमें हो सकती है। फिर क्या मिनिस्टर्स इंट्रोड्यूस कर सकता है फाइनेंशियल बिल? हाँ, कर ही सकता है ना। मनी बिल के लिए ओनली मिनिस्टर कर सकता है, ये बाकी कोई भी कर सकता है इंट्रोड्यूस। ठीक है, और कोई पॉइंट रह गया है इसमें? इसके रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। ओके, तो फर्स्ट सेस, सेस अभी हमने फंड्स डिस्कस किया ना, अकाउंट्स, तो कौन सा अकाउंट में जाता है सेस? पब्लिक अकाउंट। तो आई थिंक पब्लिक पब्लिक अकाउंट क्या? नहीं नहीं, पब्लिक में जाता है। हाँ बोलो। सेस इज अ फॉर्म ऑफ टैक्स ना, सो इट विल गो टू कंसोलिडेटेड अकाउंट। ओके, so this is first point. And then सेस का आर्टिकल बोलो। 243। हाँ, so it is 270. Okay, सेस is 270। हाँ 270. Okay, Yeah. and cess and surcharge cannot be shared with states. हाँ। ठीक है, हाँ ठीक है, सेस तो आई थिंक एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, सरचार्ज कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस। Correct. यार एक सेस का पक्का श्योर है क्या वो उसमें जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में? यार I mean, लॉजिकली तो वही लग रहा है ना। any tax कंसोलिडेट में जाता है ना, तो दिस इज आल्सो फॉर्म ऑफ टैक्स। मतलब मेरे को ऐसा याद आ रहा है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि दिस पहले पब्लिक अकाउंट्स में जाता है और फिर वहां से ये उसमें जाता है, ऐसा ओके, मे बी पहले कंसोलिडेट में आना ही चाहिए, टैक्स है ना, तो बाद में दे कैन टेक इट टू सम अदर पर्पस, ऐसा हो सकता है। हाँ एक यही बार है। देख ले संजय। While all taxes go to consolidated fund of India, cess में initially go to CFI, but has to be used for purpose for which it was collected. Initially तो वहीं जाएगा CFI में। करेक्ट, तो टैक्स जो भी है फर्स्ट CFI को जाना है, बाद में दे कैन मूव टू एनीवेयर। एक चीज बताओ, ठीक है, मैं जो अपन बजट का देख रहे थे ना अभी, क्या बजट की कीवर्ड मेंशन है क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? नहीं
ठीक है। वॉइस वोट भी शायद मेंशन नहीं है। क्या mention कौन है? सा? वॉइस वोट कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, मतलब वॉइस हाँ वो वॉइस हाँ, वोट, वोटिंग का क्योंकि तरीका तो नहीं मेंशन करा है उन्होंने। हाँ, क्योंकि बीच में अभी आर्टिकल आया था एक, तो उसमें लिखा था कि वॉइस वोट का जिक्र नहीं है। हाँ क्या होता है ये? मतलब वो हाँ आईज नोज। अरे मतलब बेसिकली क्या है पता है क्या, ये फर्जी बनाने का तरीका है। मतलब स्पीकर बस पूछता है कि यार ये वोट पे कितने लोग हाँ बोल रहे हैं, तो कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कितने लोग ना बोल रहे, कुछ लोग ना बोलेंगे। जिसका स्पीकर का आवाज ज्यादा बड़ा लग रहा है ना, उसको बोलेंगे कि हाँ मेजोरिटी है, पास कर दिया। मतलब दिस इज द फ्रॉड ऑन हाँ, द तो इसमें क्या होता है कि कभी कभार इसमें जो रूलिंग पार्टी होता है, इसके बहुत जोर से चिल्ला के बोल देते हैं। तो फार्म बिल में यही था ना, फार्म तो बिल में उन्होंने हाँ, यही है। हाँ मतलब इसमें तो बेसिकली क्या next- होता है ना कि मेंबर्स कैन आस्क फॉर डिवीजन ऑफ वोट्स, बट दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द स्पीकर, अलाउ करना है कि नहीं करना है। डिवीजन ऑफ वोट्स मतलब कि किसने कौन सा वोट दिया पता करने के लिए। ठीक है। फार्म बिल में तो माइक ही ऑफ कर दिया था। हाँ वो सब कर दिया था उसने, वो तो ठीक ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। 26. What is the difference between vote on account and interim budget? The provision of a vote on account is used by the regular government, while the interim budget is a provision used by the caretaker government. Then a vote on account only deals with the expenditure in government budget, while an interim budget includes the both expenditure and receipts. बताओ पहला स्टेटमेंट बताओ क्या है। पहला तो सही है ना, ये तो आई थिंक अपन ने डिस्कस सही है कर ही क्या? लिया था। हाँ ये तो डिस्कस किया। नहीं करा अपन इंटरिम बजट डिस्कस। इंटरिम केयर टेकर हो। हाँ मतलब नॉर्मली इंटरिम बजट कब हुआ है कि जब जब चेंज हुई है पार्टी सेंटर में, जैसे 14 में हुई, 19 में हुई, तो तब तब लेके आया है, क्योंकि उनको वापस बजट पेश करना ही था सेकंड टाइम। करेक्ट। ठीक है, तो केयर टेकर थोड़ी थी, वो तो कंटिन्यूस ही थी। नहीं नहीं, चलो रेगुलर। देख लेंगे। हाँ, इसका ये मतलब है कि जैसे अब टेम्पररी गवर्नमेंट। कांग्रेस थी तो उसको ये नहीं पता कि वो अगली बार आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, तो ऐसा बजट क्यों बनाए कि जो कि मतलब नेक्स्ट आने वाली गवर्नमेंट को एक्सेप्टेबल ही नहीं हो, तो इसलिए वो एक लिमिटेड पीरियड का बजट बनाते हैं, तो वो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है। अरे बेसिकली केयर टेकर को तुम वो वाले टर्म्स में मत समझो, क्या बोलते हैं उसको, सरकार गिर गया वगैरह ऐसा होता है ना वो। हाँ हाँ, मतलब समझ डोंट गए। इंटरप्रेट इट हाँ, नैरोली। ठीक है। और वो लास्ट जो ईयर होता है। सेकंड वाला, अ वोट ऑन अकाउंट डील्स ओनली विद एक्सपेंडिचर इन द गवर्नमेंट बजट while interim budget includes both expenditure and receipt। इसका क्या होगा? सही है क्या? सही है ये, सही है ये। ठीक है। ये हमने रिवाइज ही नहीं करा, मैं बोल रहा था थोड़ी देर पहले रिवाइज कर लेते अच्छे से। चलो देख लो सॉल्यूशन। अपन के हिसाब से ओनली 2 है ना? बी नहीं में। बोथ, मेरे हिसाब से तो बोथ। बहुत है। देखते हैं। 26 का सी है। 26 का सी। अच्छे से पढ़ लो यार इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। A vote on account is a grant in advance to enable the government to carry on until the voting of demands for the grants and the passing of the appropriation bill and finance bill. This enables the government to fund its expenses for a short period of time or until a full-fledged is passed. As a convention, a vote on account is treated as a formal matter and passed by the Lok Sabha without discussion. क्या convention है ये? An interim budget. An interim budget, in all practical sense, is a full-fledged budget, but made by the government during the last year of its term. That is just before the election. That is a caretaker government. But it may not contain big policy announcement. बिग लेकिन कर पॉलिसी। तो दिए थे बहुत सारे। वो कन्वेंशन तोड़ना तो इनका वही है। ठीक है आगे चलो। While a vote on account only deals with the expenditure side of the government budget, an interim budget is a complete set of accounts, including both expenditure and the receipts. Okay.
का भी ध्यान रखता है। वोट ऑन अकाउंट में सिर्फ एक्सपेंडिचर को ध्यान में रखते हुए वो लाया जाता है। ठीक है। अच्छा, एक बार इसमें और कोई किसी के पास है क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दोनों के बारे में, इंटरिम के बारे में वगैरह? इंटरिम ऐसा देखा तो में नहीं उसको। बोल रहा है क्या कुछ? इंटरिम में शायद पिछली बार जितना मुझे याद है, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि अभी जैसे जैसे जिक्र किया था, क्या बोलते हैं, रुको, शब्द नहीं मिल रहा है। चल ठीक है, शब्द में लेता हूँ, बताती हूँ। 27। हाँ, तो यहाँ पे क्या सीन था, आप बोलते हो ना कि इतना मतलब नहीं करते हैं क्या वो जो मतलब स्कीम्स नहीं लाते, तो पिछली बार तो इन्होंने लाया था। हाँ वो ला दिए थे। अच्छा, एक स्टेटमेंट जरा ट्रू है कि फॉल्स है बताओ। इंटरिम बजट आल्सो इंक्लूड्स वोट ऑन अकाउंट। इंटरिम बजट वोट ऑन अकाउंट। तो फिर अलग अलग क्यों बनाया? हो सकता है। वोट ऑन पहली अकाउंट बात के तो थ्रू ही इंटरिम पैसे बजट जो है ना, निकालते हैं। इंटरिम बजट कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल ये नहीं है, टर्म यूज नहीं करा है शायद। इंटरिम बजट करा है क्या, किसी को नहीं पता नहीं है? नहीं किया, नहीं किया, नहीं हाँ, किया। तो मतलब इंटरिम बजट में वही होता है, मतलब वोट ऑन अकाउंट इज पार्ट ऑफ दैट, क्योंकि एक्सपेंडिचर कर रहे हैं ना शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए अपन। बट अब जैसे इन्होंने वो कर ही दिया है तो वोट ऑन अकाउंट की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। तो पहले ही वो 28 फरवरी को ही लॉन्च कर देते, तो वोट ऑन अकाउंट की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। ऑल रेवेन्यू रिसीव बाय द यूनियन गवर्नमेंट। Another receipts for the conduct of the government business are credited to the contingency fund of India, public account, consolidated fund, and deposit and advance fund. कंसोलिडेट मुझे होगा ना पहले फंड ऑफ पब्लिक इंडिया। अकाउंट लगता था, बट जब से सेस आया है तब से पहले Consolidated से ही fund. वही है, पहले से ही कंसोलिडेट फंड है ना। जैसे ही कंसोलिडेट फंड था, ठीक है। ऑलराइट। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज आंसर। और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसके अंदर। हाँ, थोड़ा सा ये देख लो, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को लेके। द कॉर्पस ऑफ दिस फंड इज 500 करोड़। Advances from this fund are made to meet the unforeseen expenditure by the President of India. This amount is replenished as soon as the Parliament authorizes additional expenditure. ठीक है, एडिशनल एक्सपेंडिचर करते हैं तो इसको वापस रिप्लेनिश कर दिया जाता है। तो कौन सा क्वेश्चन का आंसर पढ़ रहा है? गाइस वो पढ़ रहा हूँ। 27 27। कर रहे हैं ना अपन? 27 है ना? हाँ, यू वर रीडिंग 28 नाउ। नहीं नहीं, 27 एक्सप्लेनेशन पढ़। the authorization for the withdrawal of funds from the Consolidated Fund of India must come from President, Parliament, Prime Minister, Finance Minister. President. पार्लियामेंट होगा ना विड्रॉल वो। का तो पार्लियामेंट तो नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट ही हो गया ना, उसमें प्रेसिडेंट भी इंक्लूड हो जाता है। करेक्ट। Parliament. अच्छा लॉजिक है। हाँ पार्लियामेंट। हाँ, ठीक है। So, and 728B, it's the Consolidated Fund of India. All right. Without the approval of fund from this, without the approval of funds from this fund, require authorization of the Parliament Appropriation Act, Article 266(1) of the Constitution of India. यार एक बार ऊपर का देख लें, जो क्या? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया वाला एक्सप्लेनेशन है ना, हाँ, उसमें कुछ काम का दिखा, जैसे स्मॉल सेविंग का एग्जांपल दिया उन्होंने। ये तो कर लिया था ना, स्मॉल सेविंग्स और ये सब तो डिस्कस। अच्छा, ये हो गया था ना, ठीक है। हाँ, कुछ काम का नहीं। Wait, all right. 29.
29. When the annual budget, union budget is not passed in the Lok Sabha, the budget is modified and presented again. The budget is referred to the Rajya Sabha for suggestion. The Union Finance Minister is asked to resign. The Prime Minister submit the resignation of Council of Minister. डी होगा क्या? हाँ डी होगा ना। यार डी लग रहा है, बट इसका कोई लीगल बैकिंग है क्या ऐसा कुछ? हाँ yesterday I think यही पॉइंट डिस्कस कर रहे थे। हाँ 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 तो नंबर 29 था ये। तो 29 का डी है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया established a parliamentary form of government in which the executive is responsible. Article 75 says that the council of ministers shall be collectively responsible. The Lok Sabha can express a lack of confidence in the council of ministers in the following way: by not passing a motion of thanks, by rejecting a money bill, with passing a censure or an adjournment motion, by passing a cut motion. Therefore, when the union of budget is passed by the parliament, it shows the loss of the confidence in the council of ministers. As a result, prime minister and his council of ministers submit their resignation. Okay. अगर ये फ्लॉप हो गया तो फिर रिजाइन करना पड़ेगा उन्हें। यार मतलब ये सही नहीं लग रहा है मेरे को एक्सप्लेन, तो शायद लक्ष्मीकांत से कॉपी पेस्ट कर दिया डायरेक्टली। इसका कोई लीगल बैकिंग है क्या, जैसे अपन कल डिस्कस कर रहे थे? क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर मना कर दिया रिजाइन करने के लिए, क्या ही होगा मतलब? तो बाकी ऑप्शन भी तो नहीं बैठ रहे ना। आप क्वेश्चन ऑप्शन का नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट अगर यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो लीगल बैकिंग होना ही चाहिए इसको, फिर ऐसे कन्वेंशन पे क्वेश्चन थोड़ी पूछते हो यार, वो पूछते हैं They क्या? must resign टाइप का मस्त ही लिख रहा है ना। ऑब्लिगेशन है या ये लिखा फिर है। मॉरल ऑब्लिगेशन है या फिर लीगल, इस तरह पूछ रहे हो ना? हाँ यही पूछ रहा हूँ मैं, मोरली है या फिर ये लीगली है? एक बार वो देख लेना, बेयर एक्ट देख ले, आर्टिकल 75 का, आई थिंक वहाँ हो सकता है नहीं शायद। उसमें कुछ नहीं लिखा है यार, 75 तो कुछ भी नहीं दिया है, नहीं बजट में भी कुछ नहीं दिया है जहाँ तक मुझे याद है, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है थोड़ा बहुत। बजट में तो हाँ, इसके बजट बाद जब ऐसा होगा तो इसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा ना, तब उसके बाद रिजाइन करेंगे ये लोग। अरे बट प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना है कि नहीं, दैट नहीं इज ओन डिस्कशन। क्वेश्चन कंडीशन के टाइप में है ना, व्हेन बजट इज नॉट पास देन क्या होगा, ऐसा कुछ है ना, तो उस तरह से राइट। बट इज इट नेसेसरी कि प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करेगा ही? क्या गारंटी है कि करेगा? उसकी मर्जी है वो तो, पता उसकी नहीं। मर्जी कैसे, फिर तो वो अपने पास और भी Sorry? उनके पास पैसे भी तो नहीं होंगे। हाँ प्रेसिडेंट फिर वो ला सकता है ना, क्या नाम बोलते हैं, कोर्ट टेस्ट के लिए डाल सकता है कि आपको डालना पड़ेगा। ऐसे तो फिर यार कोई बस- रिजाइन ही नहीं करेगा, वो सब चलाते जाएंगे। वही कह रहा हूँ मैं, मतलब विदाउट, इज देयर एनी लॉ जिसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा है या कुछ है क्या इसके पीछे, या फिर जस्ट मोरालिटी है, कन्वेंशन के बारे में है? मीन्स यही है ना कि यूनियन बजट ना पास हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा तभी होता है जब उनका बहुमत होगा नहीं, ये सिर्फ तब होगा, और ऐसा तभी होगा तो फिर इन्हें हटना ही पड़ेगा। हाँ वो लिख के रहा है ना कि रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट है। अगर उस रेस्पॉन्सिबल का क्या मतलब है, अगर वो ये एक मेन चीज जो वो करना चाहते हैं उसी को फ्लॉप कर रहा है या उसको ही मतलब सेंश्योर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका जो वोटिंग या उनका जो कॉन्फिडेंस है, मतलब जो पार्लियामेंट का उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, वो खत्म हो गया। चलो ठीक है, मतलब मैं तो भावनाएं समझ आ रही है मेरे को, बट देन पता नहीं, डाउटफुल लग रहा है मेरे को यार। इन रियल लाइफ क्या होगा मुझे डाउटफुल लग रहा है। वो तो अब कभी होगा तो ये ऐसा लीगल कुछ दिया नहीं है शायद। मतलब तो वो यार मतलब थोड़ा अगर वो नहीं दिया है तो फिर यूपीएससी का आंसर भी गलत होगा उस हिसाब से, फिर कन्वेंशनली है तो मतलब चलो अब ठीक है, देखो छोड़ो ना, यार। मतलब वो कहीं ये थोड़ी कह रहा है कि ये ऐसा लॉ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। उसने तो ये कोई लॉ भी नहीं पूछा है तुमसे, उसने तो बस एक जनरल प्रोविजन दिया है कि हाँ अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, और ऑप्शंस पढ़ के आप आई थिंक यही यार लॉ। ए भी लग ही रहा है ना, ए भी हो सकता है, जैसे मोदी ने आज गवर्नमेंट का बजट प्रेजेंट कर दिया, आज फेल हो गया हो, नेक्स्ट वीक कुछ मॉडिफाई करके लेके आ जाएगा, दूसरा पास हो जाएगा। अगर कहीं लिखा नहीं है तो ये भी तो हो सकता है ना। एक ये I mean, मॉरल इसका- रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बात ये समझना, मतलब देख हर चीज को लॉग कुछ मतलब लॉ सेंस में नहीं देखने की जरूरत है, कुछ चीजों को लॉजिकल भी सेंस में देखने की जरूरत होती है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं ना कि जब वो रेस्पॉन्सिबल होंगे, कि कॉन्फिडेंस है उनको, जो पार्लियामेंट को उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, तभी वो उस रूल कर सकते हैं।
तभी वो एग्जीक्यूटिव बने रह सकते हैं, अदरवाइज नहीं रहेंगे वो। हाँ मतलब जैसे अगर पैसा ही नहीं आएगा इनके पास तो गवर्नमेंट चलाएंगे कैसे? समझ तो गए वही वो, समझ गए वो। ठीक है। थोड़ा वॉइस सुनाइए ना, अच्छा लगता है। अरे बस एम्बिगुअस लग रहा है बस, और कुछ नहीं, छोड़ो। ठीक है, आगे चलते हैं। लॉजिक तो समझ गया मैं पहले ही। ये कट मोशन या पॉलिसी कट मोशन की ही बात हो रही है ना? हाँ, कट मोशन, कोई भी कट मोशन पास हो गया तो इसका मतलब एक बहुत बड़ी उनके लिए वो हो जाती है प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 30। 30. Which of the following is responsible for the preparation and presentation of union? ये तो इकोनॉमिक अफेयर्स होगा ना? इफ यू सी प्रैक्टिकली ये अभी तक नहीं हुआ इंडिया में, so that's why we have not seen अभी तक, तो इस तरह बोल सकते हैं। ये इकोनॉमिक अफेयर्स होगा ना? यार अटल बिहारी के साथ नहीं हुआ था क्या ऐसा? नहीं आई थिंक इंडिया की हिस्ट्री में वो नहीं हुआ है अभी तक। अरे होगा भी कैसे यार, वॉइस वोट से पास करवा लो चिल्ला चिल्ला के। चलो आगे। With reference to Indian public finance, consider the 30। हाँ इकोनॉमिक अफेयर्स होगा ना, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट। ठीक है, चलो थोड़ा 31 हाँ with reference to Indian public finance, consider the following statement. Disbursement from public account of India subjected to the vote of parliament. The constitution in the Indian constitution provides for the establishment of consolidated fund, public account and a contingency fund for each state. Then appropriation and disbursement under the railway budget are subjected to the same form of parliamentary control as other appropriation and disbursement. अरे कोई दूसरा पढ़े भाई। अरे वितिका थी ना? क्या? वितिका है ना? वितिका है? अरे वितिका के माइक में प्रॉब्लम हो रहा था कुछ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 31 करेगा ना? With reference to Indian public finance, consider the following statements. Disbursement from public account of India are subject to vote of parliament. ठीक है, पब्लिक अकाउंट का है ये पार्लियामेंट तो नहीं है ना, ये तो नहीं है। ठीक है। The Indian Constitution provides for the establishment of consolidated fund, a public account and a contingency fund for each state. ये प्रोविजन है क्या? CFI है स्टेट के लिए, सबका है, तीनों का है आई गेस। स्टेट्स तीनों का मतलब मतलब CF ये कंसोलिडेटेड, पब्लिक और कंटिजेंसी तीनों स्टेट में भी होता है। मतलब सेंटर और स्टेट्स दोनों में होगा। ठीक है, seems fair. ठीक है। Right. Appropriation and disbursement under the railway budget are subject to the same form of parliamentary control as other appropriations and disbursement. हाँ ये भी सही होगा ना? ट्रू लग रहा है, लेकिन छोड़ो, पुराना क्वेश्चन है तो। तो ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग 2 and 3 आंसर होना चाहिए था। राइट, लेट्स सी बी। 2 and 3. 8, 29. Constitution of India response. 31 था ना ये? तो Consolidated Fund of India, this is a chief account of Government of India. The inflow is funded by taxes and non-tax revenue like loans, issues of treasury bill. The government meets all type of expenditure including the loan. Okay. Withdrawal of fund from it requires the authorization of the parliament. Okay. Public accounts contingency fund पढ़ लिया, economic survey पढ़ लिया। हाँ, the government of India used to have two budget, general budget, railway budget। 1921 में शुरू हुआ था, Acworth कमेटी थी, और however from the financial year 17-18 इसको मर्ज कर दिया गया। ठीक है, रेकमेंड किसने किया था? Acworth कमेटी। नहीं हटाने के लिए।
मधु जी। ये कोई कमेटी होगी? राठौर ने। Which one? Vivek Debroy? हाँ, विवेक देवरा। ये अभी है ना इकोनॉमिक एडवाइजर कौन? विवेक देब्रॉय। नीति आयोग क्या? वही, I mean वही है क्या? एक नीति आयोग में है मुझे भी वो वही तो। लगा। अभी तो अरे वही होंगे शायद, देख लो कोई चश्मा लगा के गोरा के। उनके कर लो आगे बाय द वे फन फैक्ट, उनके यूट्यूब पे रामायण महाभारत की बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत मस्त। और 2 हफ्ते में एक बार इंडियन एक्सप्रेस में आ जाता है उनका आर्टिकल। ठीक है, तो आज का फिर यही वाइंड अप करते हैं। लेकिन आज ऊपर हो गया। अच्छा, हम ठीक है, केवल वो क्वेश्चन का क्या करे, वो डेली जो प्रैक्टिस करेंगे। एक बार सिलेबस खत्म कर लेते हैं एथिक्स का। अरे नहीं, एथिक्स के बारे में नहीं, पॉलिटिक्स के बारे में। यार एक काम करते हैं ना, आई थिंक आईएएस बाबा वाले में फर्स्ट 2 डेज में 5-6 क्वेश्चन होंगे, उनको लिख लेते हैं सब लोग। है क्या तैयार तुम लोग? मैं तो पॉल साइंस नहीं संभल रही। नहीं, अभी क्या सीन है कि सपोज ये चैप्टर चल रहा है तो इसका जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कोई डाल दो तो ये लिख लेता है ना। यार प्रॉब्लम पता है क्या है कि इसमें प्रीवियस ईयर ना बहुत ज्यादा चेंजेस हैं। जैसे अपन हिस्ट्री में लिख सकते हैं, वो चीज चलेगा, बट आई थिंक यहाँ पे कंटेम्प्रेरी रहना तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओहो, ठीक है। खैर कोई नहीं, कोई सजेशन बताइए तो उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। अक्षय जी लाइट डालिए, क्या कह रहे हो आप? यार मतलब कर सकते हैं, बट वही है साला, एथिक्स एंड ऑप्शनल सब बैलेंस एक साथ बताने हो नहीं रहा यार। आप लोग बताओ। हाँ यार, थोड़ा सा जी ब्रॉडली अब देखेंगे तो सभी ऑप्शनल कर रहे हैं, राइट? सभी लोग ऑप्शनल कर रहे सभी हैं। ऑप्शनल कर रहे हैं, सभी एथिक्स भी करेंगे थोड़ा बहुत। हाँ, थोड़ा लो हैंगिंग फ्रूट करके एथिक्स भी थोड़ा कर रहे हैं, तो इट्स अबाउट प्रायोरिटाइजेशन ना, एक के बाद एक ऐसा होगा, राइट? हाँ, तो अभी एथिक्स का कल से शुरू कर दीजिएगा, नहीं तो मतलब क्योंकि एक साथ चल रहा है तो रिवीजन भी हो जाएगा। संडे को लिखते हैं ना। जैसे आई थिंक विजय बोल रहा था ना, आई off थिंक रहता है। जीएस का राइटिंग थोड़ा सा स्टॉप कर सकते हैं यार। ठीक है, देख लेंगे बाद में। ऑप्शनल एंड एथिक्स पे ध्यान दे सकते हैं थोड़ा सा, 1 महीना ये वाला। या क्योंकि एथिक्स फुल दम में चल रहा है। संडे को कर लें आंसर राइटिंग का। हाँ, संडे को वैसे भी ब्रेक ही रहता है, तो एक दिन तो लिख सकते हैं। संडे को सब ब्रेक रखेंगे, पीएसआईआर भी नहीं करेंगे भाई संडे को। हाँ यार, संडे भेज देगा। और पीएसआईआर संडे में रहता है खाली। अरे पीएसआईआर रोज रहता है, रोज। नहीं, अरे सुनो, मतलब वो ठीक है, बट राइटिंग के लिए मतलब कैसे करने को पीएसआर में आई थिंक ठीक ठाक है ही वो राइटिंग के बारे में तो। बट राइटिंग का आई थिंक एथिक्स का एक आंसर संडे को तो लिख ही सकते हैं, पढ़ेंगे तो नहीं हो सिंपल। एथिक्स का तो आई थिंक करना, अगर करना ही है तो फिर एथिक्स का 3-4 आंसर लिख लेते हैं ना सब लोग संडे को ना। हाँ ठीक है विजय, हाँ, जो See, my opinion is कितना we'll write ना, we'll improve. उसका कोई limit मत रखो. Whatever you find time, please keep writing. And if you post on group ना, others can also review. ऐसा हो सकता है. ऐसा कुछ limit और boundary मत रखो. Is what I say. नहीं, बेसिकली मेरा पॉइंट ये था कि देखो पर्सनल लेवल पे तो आप कितना भी लिखो कोई ठीक है, दैट इज ओके। बट अगर हम क्वेश्चन डाल रहे जैसा सपोज वीक में